हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 6 सितंबर 2021, दिन मंडे सोमवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, वैज्ञानिकों की तरफ से एक अलर्ट आ रहा, कोरोना वायरस के बीच अब एक और खतरनाक वायरस आ चुका है हमारे देश में और उससे लोगों के जान जाने का खतरा बढ़ गया। कुछ खास बातें और जानकारियां जो आपको जरूर जाननी चाहिए, उसके लक्षण वगैरह मैं आपको बताऊंगा। वहीं भारत बंद को लेकर बड़ी खबर आ रही, किसानों ने भारत बंद की तारीख में बदलाव कर दिया। अब किस तारीख को भारत बंद रहने जा रहा जानेंगे। छोटे बच्चों के रोने के ऊपर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा, कुछ खेल समाचार पर भी नजर डालेंगे। वहीं जानेंगे आज के ताजा मौसम अपडेट भी, अगले 24 घंटों में किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, देश भर के मौसम का हाल मैं आपको बताऊंगा। और पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल सस्ता हुआ और उसके बाद पेट्रोल डीजल में कितनी गिरावट हुई है और आपके शहर गाँव में अभी पेट्रोल डीजल का रेट क्या चल रहा है, पूरी बड़ी खबरें जानेंगे। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं, तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही इंपॉर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं इस वीडियो में। टुडेज हेडलाइंस न्यूज काफी खास है, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए, एक अच्छी खबर है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लाइफस्टाइल के लिए आयुष मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है। 75 लाख लोगों के बीच होगा रोग निरोधी दवाओं का वितरण। जी हाँ, देश भर में सरकार की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के तहत देश के 75 लाख लोगों को आयुष प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन यानी कि खास करके इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, आपकी जीवन शैली को अच्छा बनाने वाली दवाइयों का सरकार वितरण करेगी, ताकि अभी ये कोरोना वायरस की महामारी वगैरह भी चल रही तो इसको काबू में किया जा सके। आयुष मंत्रालय का यह अभियान 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फोकस करेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, FD को लेकर RBI ने कुछ रूल्स में बदलाव किया है। अब मैच्योरिटी पर अगर आप अपनी FD का पैसा नहीं निकालोगे तो फिर आपको कम ब्याज मिलेगा। जी हाँ, मान लीजिए आपने 2 साल 5 साल की FD करवा रखी है, ठीक है ना, और जब आपकी बैंक FD परिपक्व हो जाती है यानी कि मैच्योर हो जाती है, आपकी FD का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप अपनी FD के पैसों को निकालते नहीं हो ना, तो फिर आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। RBI ने इसको लेकर एक नया आदेश भी जारी कर दिया, तो ऐसे में आप अपनी FD का क्लेम नहीं करोगे तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ब्याज दर दी जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, सभी रिकॉर्ड तोड़ सरसों का रेट पहुंचा 9,200 रुपए प्रति क्विंटल और तेल की कीमतों में भी इस सप्ताह बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरसों के रेट भी अभी ज्यादा चल रहे हैं और इसीलिए सरसों का तेल भी महंगा चल रहा है और भी दूसरे खाद्य तेल भी काफी महंगे चल रहे हैं, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह भी। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, हर भारतीय के अटूट विश्वास का प्रतीक है PM मोदी, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। क्योंकि दोस्तों कल ही जो एक अप्रूवल रेटिंग आई थी ना, जिसमें PM मोदी दुनिया भर के सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन रहे हैं, यानी कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध राजनेता में नंबर 1 रैंकिंग मिली है PM मोदी को, तो इस पर अमित शाह ने ये बात कही है। 13 वैश्विक लीडर्स में हमारा भारत का नेता नंबर 1 पर है। भारत के PM ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पछाड़ दिया। 70% लोगों ने PM मोदी को पसंद किया। द मॉर्निंग सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। अच्छा, अगली खबर देखिए, किसानों की जो कल ही महापंचायत हुई हरियाणा में, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि अब 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत होगी और 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारी भी की जा रही है। वहीं देखिए, किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया कि केंद्र रास्ता खोले वरना दरवाजे तोड़ हम दिल्ली जाएंगे। वहीं बीजेपी के वरुण ने भी समर्थन दिया और बोले कि अन्नदाता ही हमारा हिस्सा है, उनका सम्मान होना चाहिए। तो कल जो यूपी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, इसमें किसानों ने 4 बड़े फैसले लिए। करनाल, लखनऊ और जयपुर में अब आगे के बड़े कार्यक्रम होंगे। और वहीं पहले 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, अब ये 27 सितंबर को रहेगा, इसको 2 दिन आगे बढ़ा दिया। मतलब संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद की तारीख को बदल दिया। वहीं राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था, उस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करके जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 11 बार किसानों से बातचीत की है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे जो भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों से सरकार ने बात नहीं की वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के मसला यही है दोस्तों कि अभी तक भी सरकार और किसानों के बीच कोई भी सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ पाया। जरूर सरकार को ऐसा कोई फैसला लेना चाहिए जिससे कि किसान भाई लोग सहमत हों और ये आंदोलन जो काफी समय से चल रहा है समाप्त हो जाए, राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, नीट एग्जाम 2021 को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। एक तो लड़कियां ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन पाएगी, हाई हील्स के सैंडल वगैरह भी नहीं पहन पाएंगी। अच्छा, इसके अलावा लड़कों को भी कुछ नियम मानने होंगे। एनटीए ने ड्रेस कोड भी जारी कर दिया। नीट एग्जाम को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है स्टूडेंट के लिए तय किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल्स ज्यादा इनकी। नीट परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को होगा। 9 सितंबर को इसके एडमिशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। लड़कियों के लिए सलाह दी है कि एग्जाम के दिन फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ब्रोच या बड़े बटन वाले कपड़े ना पहने। इसके अलावा हाई हील्स के शूज और बिग पॉकेट्स वाली जींस भी पहनकर सेंटर नहीं जाना है। वहीं किसी भी तरह के गहने, झुमके, नोज रिंग, अंगूठी, कंगन, पायल वगैरह पहनने की इजाजत भी गर्ल्स कैंडिडेट्स को नहीं होगी इस बार नीट एग्जाम में। वहीं लड़के को आधी बाजू की टी शर्ट पहनकर सेंटर आने के लिए कहा गया, पूरी बाजू की शर्ट पहनकर आने की अनुमति लड़कों को नहीं होगी, है ना। तो ये एग्जाम हॉल
स्कूल में जाने से पहले लड़के लड़कियां ध्यान रखें इन रूल्स का। कुछ ऐसा ही नियम रीट एग्जाम को लेकर भी इस बार राजस्थान सरकार ने लागू किया है, जिसमें मोबाइल घड़ी के साथ ज्वेलरी को भी बैन कर दिया इस बार रीट की परीक्षा में, है ना। और परीक्षा से 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। 16 सितंबर को रीट के एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी। राजस्थान में लगभग 3 साल बाद ये रीट का एग्जाम होने जा रहा है और इसलिए कुछ रूल्स को टाइट किया गया, है ना। और एजुकेशन को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में MBBS में पढ़ाया जाएगा हिंदुत्व का पाठ है। शिक्षा मंत्री बोले कि इससे अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे। तो कुल मिलाकर के अब MBBS के सिलेबस में नैतिक मूल्यों और जनरल लाइफ से जुड़े पाठ्यक्रम को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि छात्रों का चरित्र निर्माण और लाइफस्टाइल अच्छी बन सके, है ना। अच्छा दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर अभी अभी और एक अपडेट ये भी आ गया, मैं आपको साथ में बता ही देता हूँ कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो आज ही जारी करेगा प्रवेश पत्र नीट PG 2021 को लेकर। जो पहले प्रवेश पत्र जारी किए हैं उनको निरस्त कर दिया और वे अब बेकार माने जाएंगे। नए प्रवेश पत्र नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी कि NBEMS की वेबसाइट के ऊपर जाकर के 6 सितंबर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, nbe.edu.in पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, PM मोदी का पुतला जलाने वालों को जेल भेजा जाएगा। नेपाल सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। नेपाल में मतलब आजकल कई सारे भारत के जो देशद्रोही लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर नेपाल की सरकार ने भारत विरोधी प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए चेतावनी जारी कर दी है। और नेपाल सरकार ने लोगों से कहा कि किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट किया या पुतला जलाया तो सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि नेपाल में आखिर भारत के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कारण ये कि अभी हाल ही में एक घटना घट गई। भारत आ रहे एक नेपाली युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई और उसके बाद नेपाल के काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए और इसी के कारण नेपाल सरकार को यह कहना पड़ा कि सभी पड़ोसियों से यानी कि पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते मजबूत हैं और वो मजबूत ही होने चाहिए, इसलिए कोई भी नेपाल का नागरिक जो है पड़ोसी देश के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री का पुतला जलाए जाने पर नेपाल सरकार गुस्से में आ गई और कहा कि मित्र देशों से संबंध खराब करने वाला काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। वैष्णो देवी मंदिर में कर सकते हैं पूजा अर्चना। पिछले महीने भी 9 अगस्त को राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचे थे और अब वापस वो 9 और 10 सितंबर को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी 3 दिनों की यात्रा पर गोवा पहुंचे हैं। सोमवार को भारतीय नौसेना विमानन को ध्वज सौंपेंगे। तो ये कुछ सिलसिला और कार्यक्रम चल रहा है। वहीं देखिए, राजनीति को लेकर खबर है कि पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर TMC के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपको बताऊंगा, कल ही चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में तारीखों की घोषणा कर दी थी, तो 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। अच्छा, छोड़ो राजनीति की खबरें, भारत के लिए आप तो एक अच्छी बड़ी गौरव की बात देखिए। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ भारत ने 5 गोल्ड सहित 19 मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने मेडलों की थड़ी लगा दी। 13 दिन में 19 मेडल जीते भारत ने। टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। इससे पहले दोस्तों पिछले 53 साल में 11 पैरालंपिक में जीते कुल मेडल से भी ये संख्या जो है 58% ज्यादा है। वाकई में मतलब इस बार भारत के खिलाड़ियों को सैल्यूट है दोस्तों, इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया कि भारत का दुनिया भर में नाम रोशन हो गया। तो इन सभी इंडियंस खिलाड़ियों के लिए एक लाइक एक थम्स अप तो बनता है यार। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और बेस्ट ऑफ लक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए जरूर लिखिएगा। PM मोदी ने भी इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि हर भारतीयों की याद से आपका मेडल जुड़ा रहेगा। अच्छा, वहीं देखिए खेल समाचार को लेकर और एक खबर है, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच जुलाई चल रहा है। 368 रन के टारगेट के सामने इंग्लैंड की मजबूत शुरुआत देखने को मिली। भारत के लिए शार्दुल और पंत ने 50-50 जमाई है। कुछ ज्यादा स्कोर डिटेल्स वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, गूगल अब आपको एक नया फीचर देने जा रही है आपके फोन में। बिना इंटरनेट के भी आप गूगल की फाइल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, गूगल ड्राइव पर अगर आपकी कोई PDF, ऑफिशियल इमेज, ऑफिशियल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं ना, तो उनको अब आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर पाएंगे। बशर्त आपको जो फाइल ऑफलाइन एक्सेस करनी है ना, उसको पहले आप मार्कअप करना पड़ेगा कि आई वांट टू यूज दिस इन ऑफलाइन मोड। तो वो फाइल जो है सर्वर से आपके मोबाइल लोकल स्टोरेज में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड बोले दोस्तों तो जिस तरह से यूट्यूब वीडियो में ऑफलाइन वॉचिंग वगैरह होती है ना, वैसा फीचर अब आपको गूगल ड्राइव में भी मिलने जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की बड़ी घोषणा है, हिंदी माध्यम स्कूलों के दिन भी फिरेंगे। हर जिले में बनाया जाएगा एक स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह ही फैसिलिटी वाले और लग्जरी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है कल ही शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के मौके पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक बढ़िया शानदार हिंदी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है, जो कि अच्छी बात है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। बाकी छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है, 5% DA बढ़ाने की घोषणा कर दी है।
सीएम भूपेश ने ऐलान किया, अब 17% महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों ने 16% बढ़ाकर 28% करने की मांग की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने फिलहाल 5% बढ़ाया, लेकिन ये भी राहत की बात है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ा और एक खबर है। ट्विटर ने लॉन्च किया सुपर फॉलो फीचर। 10,000 फॉलोवर्स वाले यूजर्स के लिए अब पैसा कमाने का मौका। जी हाँ, ट्विटर पर अब आपको सुपर फॉलो फीचर मिलेगा। एक नॉर्मल फॉलो फीचर होगा, सुपर फॉलो में अगर आपका कोई फैंस वगैरह है, आपको कोई दिल से चाहता है तो वो आपको सुपर फॉलो कर सकता है। उसके लिए मंथली आपको पे करना पड़ेगा। जिस तरह से सिंपल यूट्यूब में ज्वाइन बटन वगैरह होता है ना, सुपर चैट वगैरह, वैसा सिस्टम ट्विटर में भी होने जा रहा है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों का एक नया आविष्कार है। बच्चे के रोने का कारण बताएगा ब्रेसलेट। जीजेयू हिसार यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह नया आविष्कार किया है। स्मार्ट वॉच की तरह हाथ में पहनाने के बाद मोबाइल से कनेक्ट होकर ही आपको फीडबैक देगा। जनरली दोस्तों छोटे बच्चे रोते हैं तो बस वो तो यूं ही वे रोते रहते हैं, हमें उनका कारण समझ में नहीं आता कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है, राइट। लेकिन अब ये ब्रासलेट उनके हाथ में बांधने के बाद आपको रीजन पता चल जाएगा कि बच्चे का कोई दर्द हो रहा है या कहीं कुछ दुख रहा है या क्या रीजन है, बच्चे को बुखार तो नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। सेंसर युक्त ब्रेसलेट आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट होगा और एप्लीकेशन में बच्चे का डेटा भी स्टोर रखेगा। बच्चे की नाड़ी, धड़कन, शरीर के तापमान, रोने की आवाज पर भी नजर रखेगा। आर्टिफिशियल सैंपल से मिलान करके बच्चे के रोने का कारण बता देगा कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये एक अच्छा आविष्कार है वाकई में। अगली खबर देखिए दोस्तों, त्योहारों में आम आदमी को झटका लगने जा रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, अभी तालिबान वगैरह का जो मसला चल रहा है ना अफगानिस्तान में, इसी के कारण ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं और अभी भी आपको दिवाली तक महंगे ही देखने को मिलेंगे। काजू, बादाम, दाख, पिस्ता, अखरोट वगैरह वगैरह। अगला अपडेट देखिए, कपड़ा कारोबारियों को रेलवे ने नई सौगात दी है। सूरत से बिहार के लिए पहली टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन रवाना हुई है। इससे जो क्लॉथ इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी हैं उनको फायदा मिलेगा। अच्छा, देश से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले हम आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। देश भर का मौसम का हाल क्या रहने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कुछ देखिए आप अपडेट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत इन राज्यों में आने वाले 3 दिनों में झमाझम बारिश की चेतावनी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बोले कि 50 साल में ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला जितना माहौल अभी यूपी में बाढ़ से चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी हल्की बारिश हुई। 6 सितंबर को भी यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर झमाझम बारिश अभी भी जारी है और 10 सितंबर तक लगातार बारिश होने के आसार दिल्ली में भी नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए मानसून फिर से सक्रिय हो गया। एमपी के 5 संभागों में येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 6 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वोत्तर राजस्थान, उड़ीसा वगैरह, लक्षद्वीप, इन राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकती है। ओके, ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल सस्ता हुआ है और उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिली है और इस महीने दूसरी बार ये पेट्रोल डीजल के रेट जो है कम हुए हैं। अभी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 101 रुपए 34 पैसे और डीजल का रेट 88 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। देश के कुछ और प्रमुख शहरों की पेट्रोल और डीजल की प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कोरोना और वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, केरल राज्य में अब निपाह वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया। एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हो गई निपाह के चलते। वहीं 2 हेल्थ वर्करों में भी इसके लक्षण पाए गए। निपाह वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, कोरोना की तरह ही। केरल के कोझिकोड में 12 साल के एक बच्चे की जान चली गई। 2 साल बाद ये वायरस वापस लौट गया केरल में। 2018 में इस लाइलाज बीमारी से 17 लोगों की जान गई थी और अब निपाह ने वापस दस्तक दे दी है। चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि कहीं ये निपाह भी कोरोना की तरह देश भर में महामारी ना बन जाए, इसीलिए शुरुआत में इसको रोकना बेहद जरूरी है। देखिए, निपाह वायरस पाए जाने के बाद केरल में मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया। बॉर्डर जिलों में शुरू की लोगों की निगरानी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जय राधाकृष्णन का कहना है कि केरल से तमिलनाडु में आने वाले लोगों की न सिर्फ कोरोना की जांच होगी बल्कि जिका और निपाह जैसी संक्रामक बीमारियों की भी जांच अब करनी होगी। हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। निपाह वायरस के लक्षण क्या है और ये क्यों फैलता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बता दूं। ये फलों से फैलता है, मेनली तो ये चमगादड़ों से फैलता है, लेकिन चमगादड़े अगर किसी फल पर बैठ जाए या किसी फल को थोड़ा सा खा ले तो उस पर उनकी लार वगैरह से उस फल पर भी निपाह वायरस आ जाता है और उस फल को अगर कोई खा ले तो फिर इंसान भी निपाह से संक्रमित हो सकता है। इसलिए जानवरों के झूठे फल ना खाएं आजकल, चमगादड़ों वगैरह से दूर रहें, बच करें। इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स, तो निपाह वायरस से जो लोग संक्रमित हो जाते हैं उनमें तेज बुखार देखी जाती है, खांसी, थकान आना,
सांस लेने में तकलीफ होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द और एनिसिफिलाइटिस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दिमाग में सूजन आना, मरीज को चिड़चिड़ापन होना, टेंशन होना वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर लक्षण अगर किसी में दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव के उपाय वही है, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोएं, दूषित फलों को खाने से बचें, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें, उनके शव से भी दूर रहें जिनकी मौत इस वायरस की वजह से हुई हो, है ना। वहीं देखिए डॉक्टरों से एक सवाल किया गया कि क्या कोई व्यक्ति निपाह और कोरोना दोनों वायरस से संक्रमित हो सकता है, तो इस पर डॉक्टरों का कहना है कि इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि भी कोई बात नहीं है, क्योंकि निपाह और कोरोना दोनों के संक्रमित रोगियों की संभावना बेहद कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि निपाह वायरस दूर तक नहीं फैलता है, जितना दूरी से कोरोना फैलता है ना उतनी दूरी से निपाह नहीं फैल सकता है, इसीलिए, है ना। अच्छा, केरल राज्य में बढ़ते कोरोना माहौल के बीच लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, नाइट कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया। केरल में एक ही दिन में 29,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। वही देखिए हरियाणा राज्य में भी 20 सितंबर तक अब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेगी। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पूरा जरूरी होगा। हरियाणा राज्य में नए आदेश जारी किए हैं, देख सकते हैं आप। रेस्टोरेंट, बार, मॉल सहित रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। बंद हॉल और पैलेस में 50% क्षमता से या अधिकतम 100 लोगों को बैठने की इजाजत होगी, है ना। तो हरियाणा में 2 सप्ताह तक और बढ़ा दिया लॉकडाउन को, 20 सितंबर तक अब जारी रहेगा। वहीं देखिए जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है जम्मू में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक वापस स्कूलों को बंद कर दिया गया। आवासीय स्कूलों को छूट रहेगी, अपडेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा वहीं देखिए गणेश चतुर्थी को लेकर सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। कर्नाटक सरकार ने शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी है। पंडाल सजेंगे लेकिन रात 9 बजे तक ही गणपति बप्पा को विसर्जित कर पाएंगे और ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने की हिदायत दी गई है। एक समय में केवल 20 ही लोग एकत्रित हो सकते हैं। तो ये नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कोरोना माहौल के बीच कर्नाटक में गणेश चतुर्थी को लेकर, है ना। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा, मास्क वगैरह पूरा लगाएं। वहीं देखिए भारत ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। G7 ग्रुप में भारत अकेला ऐसा रहा जिसने अगस्त महीने में 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगवाई। और वैक्सीनेशन का तो मतलब अभियान भारत में जोरों शोरों से चल ही रहा। दुनिया भर के सभी देशों के मुकाबले सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अभी भारत में चल रहा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए 40,000 के लगभग नए मामले देखे गए, 40,000 से ज्यादा, 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। एक्टिव केस पर राहत की बात यह दोस्तों की 4 लाख से वापस अंदर मामले अब देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जितने बढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 3,99,000 के लगभग अभी एक्टिव केस चल रहे हैं। ओके, तो ये तो रहा कोविड डेटा। वहीं देखिए दोस्तों अफगानिस्तान और तालिबान मसले को लेकर खबर देख सकते हैं कि तालिबान को झटके पे झटका लग रहा, न तो सरकार बन पाई, 600 लड़ाके भी ढेर हो गए तालिबान के। वहीं अब ईरान ने भी लोकतंत्र की मांग कर डाली है। जी हाँ, देखिए पंजशीर में तालिबानियों को पंगा लेना महंगा पड़ा। खूनी खेल में अफगान के शेरों ने 700 तालिबानियों को ढेर कर दिया, 600 लड़ाकों को कैद भी कर दिया। अफगानिस्तान में अब विद्रोह की अजारा तालिबानियों के खिलाफ। तालिबान के अंदर भी फूट देखी गई। झड़प के बीच हक्कानी गुट ने गोली चलाई, अब्दुल गनी बरादर घायल हो गए इसके चलते, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में अब तालिबानियों ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब राज कौन संभालेगा, सिंहासन गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर अब तालिबानियों में खुद में फूट पड़ रही है, खुद आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कुछ माहौल मसला चल रहा है। वही देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे में लिपटा देखा गया सैयद अली शाह गिलानी का साऊ, और उसके बाद UAPA के तहत ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अच्छा, देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आप, रेनॉल्ट ने लॉन्च की CNG से चलने वाली 7 सीटर फैमिली कार, डेसिया जोगर इसका नाम रखा गया। डिटेल्स ज्यादा इसके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर है कि लॉन्च हुई वेगनार R स्माइल, इसकी कीमत है 8,30,000 रुपए। लुकिंग इसकी बहुत ही अवेशम रखी गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों अगर आप कार वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी और एक अच्छी खबर है कि सितंबर में आपको कारों पर कई तरह की कंपनियां जो अलग अलग ऑफर दे रही है। मारुति के एस्प्रेसो पर 25,000 रुपए तक, अल्टो पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ना। तो आप भी चाहे तो खरीद सकते हैं कारों को। वेगनार वगैरह पर भी 10,000 की छूट मिल रही है। वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है, राज्य में बनेंगे 8 नए महाविद्यालय, 7 को अपग्रेड किया जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड के CM ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय माल देवता देहरादून में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास करने के दौरान घोषणा की कि राज्य में 8 नए यूनिवर्सिटीज बनाए जाएंगे। अच्छी बात है, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा इससे। वहीं PUBG गेम बनाने वाले ब्रेंडन ला रहे हैं बिल्कुल नया गेम प्रोलोग्यू। इस गेम को खेलने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, तो ऐसे गेम बिल्कुल भी ना खेलें। वह देखिए भारत ने बांग्लादेश से आयात किया 7,500 टन GM सोया मिल, आपूर्ति बढ़ने से कीमतों पर भी रोक लगने लगेगी। अच्छी बात है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह में निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए। इस साल के अंत तक बिटकॉइन का रेट जो है ना दुगना हो सकता है। मार्केट के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस साल के अंत तक दिसंबर-नवंबर तक $1 लाख के पार पहुंच सकता है बिटकॉइन का रेट। हालांकि बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करने में रिस्क पूरा होता है, तो जरा सोच समझ कर। अच्छा, वहीं देखिए अब आपकी रेल यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित होगी। रेलवे UVC लाइट रोबोट
से करेगा कोच को डिसइंफेक्ट। जी हाँ, भारतीय रेलवे सफर के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए अब एक नया कदम उठाने जा रहा है। रेलवे रोबोट का सहारा लेगा ताकि रेलवे के सभी डिब्बों को कोच को सैनिटाइजेशन किया जा सके, है ना। तो ये भी रेलवे की अच्छी प्लानिंग है, आपका सफर ज्यादा सिक्योर होगा अब। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी DLS न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों भारत सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन अभियान को कौन से साल शुरू किया गया। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार रंगीन टीवी, कलर टीवी जीतने का आपको मौका मिलेगा। LED टीवी रहेगा। तो लिखिए इसका जवाब, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करीब 7 लाख करोड़ रुपए DBT के माध्यम से लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हो रहा है बदलाव, जानिए नए प्रावधान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड की मदद से सरकारी दुकानों या फिर उचित मूल्य की दुकान से फ्री में राशन लेने का फायदा लेते हैं, तो अब आपके यहां पर राशन लेने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, क्या बदलाव है कुछ ही देर में जानेंगे। साथ ही में दोस्तों, कच्चे तेल के दाम घटे, भारत में घोषित हुए पेट्रोल डीजल के ताजा रेट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी दुपहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाते हैं, अपने वाहनों में पेट्रोल या फिर डीजल भरवाते हैं, तो अब आप लोगों को एक राहत मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट चुके हैं, जिससे अब भारत में भी पेट्रोल और डीजल के नए ताजा रेट भी जारी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल कितना कम हो सकता है और पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, कैबिनेट का बड़ा फैसला, नहीं खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना का कहर थमते ही भारत के कुछ राज्यों में यहां पर जो है स्कूलें खोलने का ऐलान हो चुका है और कुछ राज्यों में तो कक्षाएं निरंतर चल रही है। लेकिन अब कैबिनेट का फिर से फैसला आया है, जिसके तहत स्कूल कॉलेज को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है, और जो परीक्षाएं होगी वो भी ऑनलाइन होगी, और साथ ही में कक्षाएं भी ऑनलाइन यहां पर आयोजित करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में यह ऐलान हुआ है और किस दिन से यह लागू होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, सरकार ने भारत के इन राज्यों में मांस और शराब पर लगा दी है रोक। साथ ही मांस और शराब का कारोबार करने वालों के पुनर्वास की भी योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, कौन से राज्यों में यह ऐलान हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना के 2 करोड़ से अधिक किसानों का पेमेंट राज्य सरकारों ने रोका, जाने क्या है वजह। जी हां दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड 12 करोड़ किसानों में से 10 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त डाल दी जा चुकी है, लेकिन 2 करोड़ किसानों को अभी तक ये पैसे नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह है, आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी तक आपको PM किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त मिली है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों, LPG ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में खाना बनाने के लिए LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, आपकी माताएं बहनें रसोई गैस में यहां पर खाना बनाती है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर खुशखबरी आई है। इस महीने वैसे तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कौन सी खुशखबरी आई है, जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेंगे हर साल 6000 रुपए, रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मजदूर हैं और सरकार की तरफ से हर साल 6000 रुपए की सरकारी सहायता लेना चाहते हैं, तो आप भी इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या शर्तें हैं, कौन कौन से कागजात चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो अब रेल मंत्रालय में हर कर्मचारी को करना होगा यह काम, नहीं तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। और साथ ही में
आम पब्लिक या फिर आम जनता को भी अब रेलवे के माध्यम से ये बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे ने अब अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों इस नियमों की भी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही ई श्रम की वेबसाइट पर ये लोग कर लें जल्दी रजिस्ट्रेशन, सीधे खाते में आने लगेंगे सरकारी पैसे। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक ऐसा पोर्टल जारी किया है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद में आप जिन जिन सरकारी योजना के पात्र होंगे इन सभी योजनाओं का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आने लगेगा। तो दोस्तों इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है राशन कार्ड को लेकर है। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण निगम विभाग ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए मानक में बदलाव किया है, जिसके तहत मानक बदलने का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। ऐसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण यहां पर मानकों में बदलाव करने जा रहा है और इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव शुभांशु पांडेय ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले 6 माह से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने ये मानक जो है फाइनल कर दिए जाएंगे और नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं ले सकेंगे। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों भारत में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो फर्जी राशन कार्ड या फिर अपात्र होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी फर्जी तरीके से राशन का लाभ ले रहे थे। उन पर लगाम कसने के लिए ये नए नियम लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों भारत में तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट तय कर दिए हैं। आज एक बार फिर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बुधवार के बाद से कीमतें फिलहाल स्थिर है। बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम 15-15 पैसे घटे थे और दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गुरुवार की तेजी के बाद में शुक्रवार को एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार शनिवार को दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101 रुपए और 34 पैसे प्रति लीटर पर टिका रहा। डीजल का दाम भी 88 रुपए और 77 पैसे प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। मुंबई में भी पेट्रोल 107 रुपए 39 पैसे रहा और यहां पर डीजल 96 रुपए 33 पैसे रहा। इससे पहले पिछले सप्ताह मंगलवार को भी दोनों ईंधन की कीमतों में इतनी ही कमी की गई थी। पिछले एक पंखवाड़े में अब तक डीजल 1 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है और कीमतों की बात की जाए तो यहां पर जुलाई से ही पेट्रोल डीजल के दाम जो है स्थिर है। और अब यहां पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल है या फिर क्रूड ऑयल है इसकी कीमत घट रही है, जिससे आने वाले दिनों में जल्दी यहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जयराम कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य में अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। साथ ही में दोस्तों दूसरे राज्यों में स्कूलों के क्या हाल है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। स्कूलों को बंद रखने की तारीख की जानकारी डिजास्टर मैनेजर की नोटिफिकेशन में दी जाएगी। वहीं कैबिनेट ने यह फैसले में यह भी कहा है कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं ऑनलाइन ही आयोजित होगी। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर हिमाचल की जयराम ठाकुर की सरकार ने बीते माह विद्यार्थियों के लिए स्कूल 5 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में हालात में कुछ सुधार होने पर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दोबारा स्कूल खोलने की बात कही जा रही थी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भी जारी कर सरकार को भेज दिया था, लेकिन कैबिनेट की सहमति नहीं बनी और स्कूलों को अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में भी जो स्कूलें खोली गई है इसको लेकर कांग्रेस यहां पर उंगलियां उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि यहां पर दिल्ली सरकार का जो स्कूलों खोलने का जो यहां पर प्रस्ताव है या फिर जो फैसला है ये सरासर गलत है और दिल्ली में भी यहां पर जल्दी ही स्कूलें बंद करवाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रेलवे ने तय कर दिया है 3 AC इकोनॉमी क्लास का किराया। जी हां दोस्तों, ट्रेन की एयर कंडीशनिंग बोगियों में सस्ते सफर का मजा लेने के लिए
रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास में यात्रियों के लिए किराया लगभग तय कर दिया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामान्य AC 3 टायर की तुलना में यह 8% सस्ता होगा। प्रीमियम सुविधाओं से लैस इस नई श्रेणी के AC कोचेस में यात्रा के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय के कार्यक्रम निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उत्पादन में तेजी आने पर नए डिब्बों को विभिन्न मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट में जोड़ा जाएगा, जिसके तहत अगले महीने से ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर आई ये बड़ी खबर, बिना टेस्ट दिए बन जाएगा DL। जी हां दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेंट्स को यह सूचित किया जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट पास करना होगा और इसके बाद में जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको RTO में जमा कराना होगा, जिसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अब राशन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल, नए सॉफ्टवेयर में ये देने होंगे डॉक्यूमेंट। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको पहले की तरह आसानी नहीं होगी। दरअसल राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पहले की अपेक्षा जटिल हो गई है। अब राशन कार्ड नवीनीकरण, नए राशन कार्ड बनाए जाने, राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने आदि कार्यों के लिए लगभग 10 दस्तावेजों की जरूरत है। तो दोस्तों जानिए कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट। राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड निस्तारण प्रमाण पत्र, साथ ही में मुखिया के बैंक खाते के प्रथम और अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति, गैस बुक की छाया प्रति, समस्त परिवार या यूनिट के आधार कार्ड की छाया प्रति, समस्त यूनिट के जन्म प्रमाण पत्र या फिर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग उपभोक्ता के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि मां नरेगा जॉब कार्ड धारक है तो जॉब कार्ड की छाया प्रति और साथ ही में आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और राशन कार्ड को ऑनलाइन चढ़ाना अनिवार्य है, अन्यथा राशन नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता, जब मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की हुई पंचायत, तब बदली है लखनऊ में सत्ता। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के आला कमान को हार का सताने लगा डर। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले कि सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी को वोट देना पाप है, उन्हें मंदिर जाने से डर लगता है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव चाणक्य विचार सम्मेलन से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी। 1 अक्टूबर से आम आदमी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन की करेगी शुरुआत। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तानाशाही, यूपी के पूर्व राज्यपाल कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा हुआ दर्ज, योगी सरकार के ऊपर की थी टिप्पणी। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत बोले मीडिया से कि सरकार शर्त लगाएगी तो वार्ता का कोई फायदा नहीं है, या तो सरकार बिना शर्त लगाए वार्ता करे या फिर तीनों काले कानून वापस ले। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दें, ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जा सके। आज की पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जान दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सताने लगा हार का डर, जब मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की हुई महापंचायत, तब बदली है लखनऊ में सत्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश
इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत करके किसानों ने बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। किसान आंदोलन ने अब खुलकर सियासी शक्ल ले ली है और बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश का आगाज कर दिया है। पिछले 3 दशकों में मुजफ्फरनगर में महापंचायत के जरिए जब जब किसानों ने जिस भी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है उसे राज्य की सत्ता से विदा होना पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि किसान महापंचायत का सियासी असर 2022 के चुनाव में क्या पड़ता है। साल 1988 से लेकर 2013 तक मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायतों ने यूपी की सियासत के ऊपर गहरा असर छोड़ा है। भारतीय किसान यूनियन की बुनियाद मुजफ्फरनगर में पड़ी है और जिसके बाद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव जमाया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने जिस सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं उस सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। ऐसे में पंचायतों की वजह भले ही अलग अलग रही हो लेकिन इतिहास सत्ता परिवर्तन का रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था खामियाजा। बिजली सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में 11 अगस्त 1987 को मुजफ्फरनगर के सिसौली में एक महापंचायत की गई और इसके बाद 27 जनवरी 1988 को मेरठ कमिश्नरी का घेराव किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए थे। और यहां से बात नहीं बनी तो दिल्ली के वोट क्लब में आकर धरना दिया गया था और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 1989 में यूपी विधानसभा चुनाव और 1990 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। यूपी और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस पार्टी को किसानों की नाराजगी के चलते सत्ता गंवानी पड़ी और अब इस इतिहास का गवाह बनेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार। इन गुजराती लोगों को यह सिखा दिया जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की कर्म स्थली है और किसानों के साथ जिन जिन ने टकराव किया है उन लोगों की सियासत खत्म हुई है। तो वहीं पर मायावती को सत्ता से हटना पड़ा था। जी हां दोस्तों, 4 फरवरी 2003 में जीआईसी के मैदान पर यानी इस समय जहां कल रविवार को किसान महापंचायत हुई थी उसी मैदान पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन की मायावती सरकार के खिलाफ महापंचायत हुई थी और तत्कालीन भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के हितों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में धरना दिया था और जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। ऐसे में लाठीचार्ज के विरोध में 2003 में जीआईसी के मैदान महापंचायत बुलाएगी और जिसमें लाखों किसान एकजुट हुए और 1 साल के बाद ही मायावती को सत्ता से हटना पड़ गया था। बसपा विधायकों ने बगावत करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के समर्थन से सरकार बना ली थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को दूसरी बार लगातार यहां सत्ता से हटना पड़ा था। साल 2008 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और किसानों के मुद्दों को लेकर बिजनौर की एक सभा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख रहे महेंद्र सिंह टिकैत ने मायावती के खिलाफ जाति सूचक शब्द बोल दिया था। इस बात की खबर मायावती को लगी तो उन्होंने टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए और महेंद्र सिंह टिकैत के सिसौली वाले घर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को उनके समर्थकों ने जाम कर दिया और जिसके बाद पुलिस को टिकैत की गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी लगाना पड़ा था और 3 दिन तक टिकैत समर्थकों और पुलिस के जवानों के बीच टकराव बना रहा। ऐसे में कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में दखल अंदाजी से यह तय हुआ कि महेंद्र सिंह टिकैत सरेंडर करेंगे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बयान के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर 8 अप्रैल 2008 को जीआईसी के मैदान में बसपा सरकार के खिलाफ बड़ी पंचायत हुई थी। इस पंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन ने किया था और जिसमें हजारों किसानों के बीच महेंद्र सिंह टिकैत ने बसपा और मायावती सरकार को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान किया था
और 2012 के चुनाव हुए और जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। आपको बता दें दोस्तों कि इनके अलावा 2013 के अंदर भी कवाल कांड के बाद अखिलेश यादव को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मुजफ्फरनगर जिले में कवाल कांड के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदोड़ में पंचायत बुलाई। हालांकि यह महापंचायत किसानों के मुद्दे पर नहीं बल्कि जाट समुदाय की बुलाई गई थी और पंचायत के अंदर तमाम बीजेपी और जाट समुदाय के नेता शामिल हुए थे और जिसके बाद जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे ने भारतीय किसान यूनियन को व्यथित जरूर किया, लेकिन जाट और मुसलमानों के बीच गहरी खाई हो गई और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के जन आक्रोश के चलते 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और 2017 में सत्ता के परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और इन सब इतिहास के बाद अब एक बार फिर से 2021 के अंदर किसान महापंचायत हुई है। अब देखना होगा कि महापंचायत 2022 के अंदर क्या गुल खिलाएगी। कृषि कानून के खिलाफ खड़े हुए किसान आंदोलन के 9 महीने के बाद मुजफ्फरनगर में लाखों की भीड़ जुटाकर किसानों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। किसान नेताओं ने यूपी में 2012 में चुनाव से ठीक पहले महापंचायत किया है जिसमें बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए और सूबे से योगी और केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है और किसानों का उमड़ा सैलाब देखकर राकेश टिकैत ने पंचायत में ऐलान कर दिया कि जो सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी हम उसके खिलाफ काम करेंगे और ऐसी सरकार को हम कभी भी सत्ता के अंदर नहीं रहने देंगे। इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि भारत की बड़ी जीत इंग्लैंड पर। सूत्रों की माने तो भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मैच लंदन के द ओवल में खेला गया। इस मुकाबले के आखिरी दिन यानी कि 5वें दिन टीम इंडिया ने इंग्लैंड को धूल चटा दी और जीत के लिए 368 रनों का बड़ा लक्ष्य दिया जिसे इंग्लैंड की टीम पूरा नहीं कर पाई और 200 रन भी नहीं बना पाई और पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई। भारत ने ऑल आउट कर दिया और भारत ने चौथा टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। सूत्रों की माने तो इंग्लैंड में अब यहाँ से भारत ये टेस्ट सीरीज हार नहीं सकता है बल्कि अब भारत के टेस्ट सीरीज के जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि लंच के बाद जसप्रीत बुमराह के स्पेल ने इंग्लैंड को न सिर्फ विकेटों के मामले में पस्त किया बल्कि उनके हौसलों को भी झटका दे दिया। इस स्पेल में उन्होंने 6 ओवर करवाए और 3 मेडन रहे, 6 रन दिए और 2 विकेट झटके। महान स्पिनर शेन बॉर्न भी जसप्रीत बुमराह की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। शेन बॉर्न ने यह बोला कि ये इस दौरे का सबसे बेहतरीन स्पेल था जसप्रीत बुमराह का और इस टेस्ट में किसी भी तेज गेंदबाज से ज्यादा खतरनाक जसप्रीत बुमराह रहे हैं, ऐसा बोलना था शेन बॉर्न का। वहीं दूसरी ओर भारत के शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया को बहुत ही बड़ी सफलता दिलाई। जीत में ये सबसे बड़ी मायने रखती है। उन्होंने जो रूट को बोल्ड कर दिया। सूत्रों की माने आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर ने ओवर की पहले ही गेंद पर विकेट झटका और 182 के स्कोर पर इंग्लैंड को 7वां झटका दे दिया और यहाँ पर पूरी टीम बिखर गई थी। आपको बता दें कि दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर पर कहर बरपा दिया था। बुमराह की रफ्तार बढ़ गई थी और यॉर्कर सटीक लाइन पर और लेंथ पर पड़ रही थी जबकि जडेजा भी रफ का पिच का सही इस्तेमाल करने लगे थे और इसका नतीजा ये निकलकर सामने आया कि एक के बाद एक विकेटों के अंबार लग गए और इंडिया ने पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया 200 के अंदर अंदर। आपको बता दें कि टीम इंडिया के सुपरस्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के आखिरी दिन यानी कि 5वें दिन अपने नाम बेहद खास उपलब्धि भी दर्ज करवा चुके हैं। सूत्रों की माने तो जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान कपिल देव के साथ ही ज्वागल श्रीनाथ को भी पीछे छोड़ दिया है जसप्रीत बुमराह ने। सूत्रों की माने तो बुमराह ने 24 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की है सबसे तेज 100 विकेट लेने की। आपको बता दें कि कपिल देव ने 25 मैचों में ये कमाल किया था लेकिन बुमराह ने 24 मैचों में ही ये कमाल कर दिया जबकि ज्वागल श्रीनाथ ने 30 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की थी। बुमराह ने मात्र 24 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की है। आपको बता दें कि इंग्लैंड की पारी के दौरान 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ओली पॉप को आउट करते ही ये खास रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया था। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने जॉनी बेस्टो को 0 पर आउट कर दिया और मैच का रुख पूरी तरीके से पलट दिया और भारत को ये चौथा टेस्ट मैच जितवा दिया।
इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी कि अवार्ड से नवाजा गया है। सूत्रों की माने तो बुमराह ने पहले टेस्ट में 9 विकेट लिए। इसके बाद दूसरे टेस्ट में मोहम्मद शमी के साथ 9वें विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी की, जो भारत की जीत में निर्णायक साबित हुई। सूत्रों की माने तो बुमराह के अलावा पुरुष कैटेगरी में इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट के साथ ही पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिलने की खुशी में इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 10 से लेकर 14 सितंबर तक इंग्लैंड के मैनचेस्टर में खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया है। सूत्रों की माने तो टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री RT-PCR टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और रवि शास्त्री अगले 10 दिन तक पृथकवास में रहेंगे। सूत्रों की माने तो रवि शास्त्री इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में 5वें और आखिरी टेस्ट में टीम से बाहर रहेंगे। उनके करीबी संपर्क में आने वाले सभी सहयोगी स्टाफ के 3 सदस्यीय गेंदबाज कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर भी RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोच रवि शास्त्री सहित ये दोनों आखिरी टेस्ट से अब दूर रहेंगे। फिजियो नितिन पटेल भी पृथकवास में क्वारंटीन में रहेंगे। हालांकि वे RT-PCR टेस्ट में नेगेटिव तो पाए गए हैं, मगर ये पता चला है कि ये तीनों मैनचेस्टर में नहीं जाएंगे। सूत्रों का मानना है कि अरुण श्रीधर के साथ ही नितिन को करीबी संपर्क में रहने के कारण 5 दिन पृथकवास यानी कि क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वहीं BCCI के एक सूत्र ने यह बताया कि 2 रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद रवि शास्त्री RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण दिखाई दिए हैं, जैसे कि रवि शास्त्री का गला खराब हो चुका है और वह 10 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगा, तो रवि शास्त्री टीम के साथ नहीं होंगे आखिरी टेस्ट मैच में। उनका क्वारंटीन टेस्ट खत्म होने के बाद ही पूरा होगा। वहीं दूसरी और बड़ी बात तो यह है कि भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा झटका लग गया है। टीम के मुख्य कोच मिसबाह उल हक और गेंदबाजी कोच वकार यूनिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान के दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने अपने कार्यकाल खत्म होने के 1 साल पहले ही कोच पद से इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट में भूचाल आ गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में पाकिस्तान टीम के कोच के अचानक से हटने से पाकिस्तान की टीम को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय दल की घोषणा करने के कुछ समय बाद ही इस बात की जानकारी दी। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी बयान में ये बोला गया कि वकार के साथ ही मिसबाह ने कोच पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में पूर्व टेस्ट क्रिकेटर्स सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रज़ाक को अंतरिम कोच बनाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास पर बड़ी बैठक का आयोजन हुआ है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को लेकर ये बड़ी बैठक की गई है और अफगानिस्तान को लेकर इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही NSA अजीत डोभाल भी शामिल हुए थे। लगभग 2.5 घंटे तक चली इस खतरनाक बैठक में अफगानिस्तान संकट पर चर्चा हुई है कि कहीं पाकिस्तान भारत पर हमला ना कर दे तालिबान के साथ मिलकर। अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर दुनिया की नजर है। तालिबान के कब्जे के बाद से लगातार हालात खराब हुए हैं। फिलहाल पंजशीर पर कब्जे के लिए संघर्ष चल रहा है। भारत के लिए सबसे अहम इस घटनाक्रम में पाकिस्तान की भूमिका पर नजर रखना है। जो पाकिस्तान पंजशीर में अपने फाइटर जेट लेकर पंजशीर के लड़ाकों पर हमला कर रहा है, यानी कि सीधा सीधा पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है एयरफोर्स के लड़ाकू विमान F-16 के जरिए। अफगानिस्तान में हालिया घटनाक्रम को लेकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इस मौके का आतंकवाद को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता है। भारत में कई पाकिस्तानी काबुल के पतन का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के कई मंत्रियों द्वारा काबुल के पतन को भारतीय प्रभाव की हार बताया जा रहा है और ये भारत की हार मान रहे पाकिस्तानी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान के अफगानिस्तान में बढ़ते प्रभाव पर चर्चा हुई कि पाकिस्तान अब अपनी एयरफोर्स की सर्विस तालिबान को देना चाहता है, वहां पर हवाई जहाज तैनात करके, जिसके जरिए उन्होंने पंजशीर पर हमले किए हैं पाकिस्तान की फोर्स ने, जिससे भारत की चिंता बढ़ गई है। इससे मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत क्यों नहीं ठोक देता सीधे। तालिबान को लेकर देश के नजरिए को लेकर भी बैठक के दौरान चर्चा की है मोदी सरकार ने, क्योंकि पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान के घटनाक्रम और बदलती स्थिति का जवाब देने और उसे संपर्क करने को लेकर सतर्क है। तालिबान भी संभावित नई सरकार में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर सरकार सतर्क है। बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान इस बात को लेकर लाभ की उम्मीद कर रहा है कि भारत तालिबान के साथ संबंध नहीं बनाएगा। ऐसे में तालिबान और पाकिस्तान को हिंसा भड़काने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपनी धरती का उपयोग करने देगा। पाकिस्तान सीमाओं के माध्यम से एक दूसरे के
देश में आतंकवादी समूहों को आसानी से पनाह देने के सपने भी देख रहा है और भारत के कश्मीर पर उसे गंदी नजर पड़ चुकी है। सूत्रों की माने तो उनकी ये डील हुई है पाकिस्तान के तालिबान के साथ कि हमने अपना वादा कर दिया पंजशीर पर एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान द्वारा हमला करके तालिबान को जिताकर, इसलिए अब तालिबान को अपना वादा पूरा करना होगा भारत के कश्मीर पर हमला करके। इसीलिए भारत की मोदी सरकार ने ये बड़ी बैठक की है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी तालिबान के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, जो कि भारत के लिए बुरी खबर है। सूत्रों की माने तो ईरान ने भी इसका विरोध किया है, तालिबान को मान्यता नहीं देंगे, अगर वहाँ के लोग वोट डालकर सरकार चुनेंगे तभी हम मान्यता देंगे। वहीं रूस ने भी भारत का साथ देते हुए बोला कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन, बंदूक की नोक पर कब्जा, ये भारत और रूस के लिए अच्छी बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान की नजर पंजशीर पर जा टिकी है। तालिबानी लड़ाके हर हाल में पंजशीर पर कब्जा करके वहां पर अपना झंडा फहराना चाहते हैं। इसके लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। लेकिन इसी बीच खुद को अफगानिस्तान का कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने काबुल पर तालिबानी कब्जे से पहले की कहानी बयां की है। 48 वर्षीय सालेह ने बताया है कि कैसे उन्होंने तालिबान के कब्जे के बाद अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर को जला दिया और अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि अगर मैं घायल हो जाऊं तो मुझे गोली मार देना। सालेह ने बताया कि काबुल पर कब्जे के एक रात पहले जेल के अंदर विद्रोह हुआ था। उस वक्त मैंने गैर तालिबान कैदियों से संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। अगले दिन मैं सुबह 8 बजे उठ गया और सबसे पहले रक्षा मंत्री, आंतरिक मंत्री और उनके डिप्टी से संपर्क करना चाहा, लेकिन किसी से भी बात नहीं हो पाई। तभी काबुल के पुलिस कमिश्नर ने उन्हें सूचित किया कि वे 1 घंटे तक मोर्चा संभाल सकते हैं। सालेह ने बताया कि मैं अगले 1 घंटे तक अफगान सैनिकों की खोज में भी घूमता रहा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। हताश होकर मैंने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को यह कहने के लिए मैसेज किया कि हमें कुछ करना है, लेकिन वहां से भी मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। 15 अगस्त की सुबह 9 बजे तक काबुल घबरा रहा था। जैसे ही तालिबान ने काबुल पर अपनी पकड़ मजबूत की, मैंने अहमद मसूद को संदेश भेजा। फिर मैं अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी और बेटियों की तस्वीरें नष्ट कर दी। मैंने अपना कंप्यूटर और कुछ सामान इकट्ठा किया और फिर अपने बॉडीगार्ड से कहा कि अगर मैं घायल हो जाऊं तो मेरे सिर में 2 बार गोली मार देना। मैं तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करना चाहता। सालेह ने डेली मेल को लिखे एक पत्र में आगे बताया कि काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद उन्हें अफगानिस्तान से निकल जाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने दूसरे राजनेताओं की तरह ऐसा नहीं किया। उन्होंने लिखा कि यहाँ से जाने वाले राजनेता महंगे होटलों में ठहरते हैं और वहीं से ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट लिखकर अफगानियों के लिए लड़ने के लिए बात करते हैं। आपको बताते चले कि इस वक्त सालेह पंजशीर में है और घाटी में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध मोर्चा का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़कर भागने पर भी निशाना साधा और कहा कि जो राजनेता संकट के पल में अपना देश छोड़ते हैं वे इसकी मिट्टी को धोखा देते हैं। फिलहाल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने सोशल मीडिया पर पंजशीर के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। पाकिस्तान से चलाए जा रहे अनेक ट्विटर हैंडल ये दावा कर रहे हैं कि पंजशीर को कब्जे में ले लिया गया है। अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क और ISI द्वारा चलाए जा रहे फेसबुक अकाउंट्स पर इसी तरह के दावे किए गए हैं, लेकिन पंजशीर के शेरों ने इन दावों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि अभी तक तालिबान पंजशीर पर कब्जा नहीं कर पाया है। जिस हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने तालिबान के खिलाफ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, उसी हक्कानी की हसरत अब बढ़ गई है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान की सत्ता हक्कानी के हाथ में रहे, लेकिन उससे बड़ी खबर यह आ रही है कि हक्कानी की नजर अब पाकिस्तान के उन इलाकों पर पड़ गई है जो पश्तून बहुल हैं। सूत्रों के मुताबिक डुरंड लाइन के उस पार पाकिस्तान में पड़ने वाला वजीरिस्तान पहला इलाका है जो पश्तून बहुल है और हक्कानी उसे अफगानिस्तान में शामिल करना चाहता है। हक्कानी को लगता है कि अगर तालिबान अमेरिकी फौजों से लड़कर अफगान की सत्ता हासिल कर सकता है तो पाकिस्तान से उसका एक इलाका छीनना कोई बड़ी बात नहीं है। हक्कानी की हसरत की सबसे बड़ी वजह यह है कि वजीरिस्तान में उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। वहाँ पश्तून आबादी ज्यादा है जो कहीं न कहीं हक्कानी नेटवर्क को समर्थन करती है। सूत्रों का दावा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान और हक्कानी के बीच हिंसा होना तय है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकारें और यहाँ तक कि तालिबान भी डुरंड लाइन का विरोध करता रहा है। आपको बता दें कि डुरंड लाइन ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों को बांटती है। दिक्कत यह है कि पश्तूनों ने डुरंड लाइन को माना ही नहीं है। जब तक अफगानिस्तान में सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक हक्कानी खामोश रहेगा, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और हक्कानी के बीच विवाद की शुरुआत हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी हुक्मरानों और हक्कानी के बीच डुरंड लाइन को लेकर बातचीत हुई है। हक्कानी नेटवर्क चाहता है कि वजीरिस्तान को अफगानिस्तान में मिलाया जाए। यह बात पाकिस्तान के रहनुमाओं के होश उड़ा चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी ताकत लगाकर हक्कानी नेटवर्क को अफगानिस्तान की सत्ता दिलाना चाहता है, इस समझौते के तहत कि वो पाकिस्तान में दखल नहीं देगा। लेकिन जानकार मानते हैं कि जैसे ही हक्कानी नेटवर्क पूरी तरह सत्ता हासिल करेगा वो पाकिस्तान में खूनी खेल जरूर शुरू करेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। देश में साइबर ठगी का मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
तमाम तरह के शिकंजे के बावजूद इस गिरोह से जुड़े लोग हर रोज ठगी के नए तरीके इजाद कर रहे हैं। भोले भाले लोग इनके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई चंद सेकंड में गवा देते हैं। दरअसल साइबर ठगी से जुड़े लोग इतने शातिर हैं कि वे लोगों को सरकारी योजनाओं के नाम पर चूना लगा रहे हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं पर लोगों को विश्वास है और इसी का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। ताजा मामला एक फर्जी मैसेज का है जिसे लोगों को भेजा जा रहा है। शायद आपके मोबाइल में भी ये मैसेज आया होगा। मैसेज में गवर्नमेंट योजना के तहत आपके खातों में सीधे लाखों रुपए डालने का जिक्र है। जिस तरह आपके खाते में सैलरी आती है, ठीक उसी तरह से इस मैसेज में शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैसेज में लिखा होता है, योर अकाउंट ***7865 क्रेडिटेड फॉर ₹2,67,000 ऑन 5/9/2021, यानी कि 5 सितंबर 2021 अंडर गवर्नमेंट योजना। इसके साथ एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है। सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने लोगों को आगाह किया है कि यह मैसेज बिल्कुल फर्जी है। लोग इस मैसेज के झांसे में न आए, यह एक ठगी का नया रूप है। PIB फैक्ट चेक का कहना है कि सरकारी ऐसी कोई योजना नहीं है और सरकार किसी को इस तरह से मैसेज कभी नहीं भेजती है। हो सकता है कि इस मैसेज के जरिए आप ठगी के शिकार हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे मैसेज आने पर सचेत रहें और किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के करीब बलूचिस्तान इलाके में अपने पूर्वी मोर्चे पर एक हवाई अड्डे को सक्रिय किया है। वहीं दूसरी ओर भारत की सीमा के पास कोटली और रावलकोट नामक 2 अन्य सैटेलाइट एयरबेस को भी सक्रिय किया गया है। खुफिया सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों ने कहा है कि पाकिस्तान वायुसेना के पास ऑपरेशन के लिए 12 उपग्रह ठिकाने हैं। पाकिस्तान ने भारत और अफगान सीमाओं के पास सक्रिय किए सैटेलाइट एयरबेस। भारतीय एजेंसियां अलर्ट। पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान से लगते बलूचिस्तान में अपने सैटेलाइट एयरबेस को सक्रिय किया है। उसने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब उसकी खुफिया एजेंसियों को अफगानिस्तान के मामलों में खुलकर दखल देते देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, उसने भारत से लगती सीमाओं के करीब कोटली और रावलकोट में अपने 2 अन्य सैटेलाइट बेस को सक्रिय किया है। ये जानकारी खुफिया सूत्रों ने दी है। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की वायुसेना के पास हवाई अभियानों के लिए 12 सक्रिय और इतनी ही संख्या में सैटेलाइट बेस हैं। उसकी वायुसेना अपनी ऑपरेशन तैयारियों के लिए समय समय पर इन बेसों को सक्रिय करती रहती है। फरवरी 2019 में भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद उसने इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय एजेंसियां लगातार पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि उसके सभी बेस भारतीय रडारों और अन्य सिस्टमों की निगरानी में हैं। साथ ही एजेंसियां पाकिस्तान की वायुसेना के पूर्वी फ्रंट पर गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ स्थित शम्सी एयरफील्ड को पाकिस्तान ने फिर से सक्रिय किया था ताकि वह तालिबान को मदद कर सके। उनका कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका और अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी के खिलाफ जंग में तालिबान की लंबे समय से मदद करता आ रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। मोदी सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 माह से आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान मोर्चा ने कहा कि 27 सितंबर को भारत बंद के दौरान देश में सब कुछ बंद रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं लिए जाते तब तक वे अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक कोई ताकत हमें वहां से नहीं हटा सकती। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर किसान डेरा डाले हुए हैं। किसान महापंचायत पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राकेश टिकैत किसान नहीं हैं और पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस आयोजन में लाया गया था। वे केवल अपने राजनीतिक हित के लिए किसानों का उपयोग कर रहे थे और यह केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकारें हैं जो वास्तव में किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि असली किसान खेतों में काम कर रहा है और किसी विरोध में भाग नहीं ले रहा है, जिसके चलते राज्य में विभिन्न फसलों का भरपूर उत्पादन हुआ है। उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इन 3 कृषि कानूनों का एक बार पुनः विरोध करते हुए कहा है कि किसान इस देश की आवाज हैं, किसान देश का गौरव है। किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलेगा। खेती किसानी को बचाने और अपने मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान महापंचायत का समर्थन करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में लाखों किसान भाजपा के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, तो भदोही में शिक्षक, बुनकर, नौजवान बहुत बड़ी तादाद में एकत्र हैं। ये परिवर्तन की आवाजें हैं जो उठ रही हैं। भाजपा का सत्ता से बेदखल होना तय है और उत्तर प्रदेश में योगी का हारना भी तय है। समाजवादी पार्टी की 2022 के चुनावों में भारी बहुमत से जीत होगी। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों, बुनकरों और बिजली की सुविधा मिलेगी और नौजवानों के रोजगार का इंतजाम होगा। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से बड़ी जातिवादी सरकार कोई नहीं आई। देश के इतिहास में पहली बार हर मंत्री की जाति गिनाई गई और ये वही मुजफ्फरनगर है जहाँ हिंदू मुसलमान में दंगा कराकर खून की नदी बहाकर इन लोगों ने राजनीति की थी। उन्होंने कहा, जो घर में आग लगाकर अपनी रोटी सेके वह घर का दोस्त है कि दुश्मन, ये देशद्रोही हैं। ये योगी नहीं देशद्रोही है।
भारत माँ के 2 लाल हिंदू और मुसलमान में जो झगड़ा करवाए वह भारत माँ का बेटा नहीं हो सकता, वह देशद्रोही है। आज हम मुजफ्फरनगर में कहते हैं कि तुम तोड़ोगे तो हम मिलकर जोड़ेंगे, हम हिंदू मुसलमान को टूटने नहीं देंगे। योगेंद्र यादव ने किसान महापंचायत की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो लोग कह रहे थे कि यह आंदोलन ढीला पड़ गया है, वे आंख खोलकर देख लें कि यह ग्राउंड ही छोटा नहीं पड़ गया, इसके लिए मुजफ्फरपुर शहर भी छोटा पड़ गया है। यादव ने कहा, पहला पाप इस सरकार ने कर्जा माफी के नाम पर उत्तर प्रदेश के किसानों के साथ ढोंग किया है। उन्होंने कहा कि 4 साल में सरकार ने गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया और पिछला बकाया नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार किसानों की कर्ज माफी करने के बजाय फसल के दाम की लूट कर रही है। उन्होंने गेहूं की खरीद ना होने के समेत कई और अन्य आरोप भी लगाए। किसानों के अस्तित्व के मुद्दे को नजरअंदाज कर ये लोग हिंदुत्व के नाम पर अंधत्व फैला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सार्वजनिक जगहों पर उमड़ रही भीड़ ने चिंता बढ़ा दी। वहां भीड़ को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसका भी खास असर नहीं दिखाई दिया। जुहू बीच में तो सैकड़ों लोग नियमों की परवाह किए बिना समंदर किनारे मस्ती करते हुए दिखाई दिए। इस वक्त हम जुहू बीच पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके की जो भीड़ है वो उमड़ आई है। इनमें भी ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखे। यही नहीं, जरूरी दूरी के नियम की भी धज्जियां उड़ा दी गयी। हालांकि कुछ लोग जरूर सावधान नजर आए। बिकॉज संडे तो शायद इतनी भीड़ है, बट वीकडेज में इतनी भी नहीं होती है। ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात कोरोना की तीसरी लहर की, जो पूरी दुनिया को डरा रही है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से कई देशों में इस वक्त हड़कंप मचा है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन, रूस में भी मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 27,125 नए मामले दर्ज किए गए। करीब 5 महीने बाद एक दिन में इतने ज्यादा मामले आए हैं। 27,125 मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमित बच्चों के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो गई है और इस गाइडलाइन में क्या क्या है इसके बारे में आपको बता दें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को रेमडेसिविर देने से डॉक्टरों को बचना चाहिए, एक तो यह कहा गया है। दूसरा यह कि संक्रमित बच्चों का सीटी स्कैन समझदारी से कराने की सलाह दी गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के हल्के मामलों में स्टेरॉयड का इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है बच्चों के लिए, ये भी साफ तौर पर इन दिशा निर्देशों में कहा गया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना के केसेस पर ब्रेक नहीं लग पा रही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, लोग सेहत के मोर्चे पर एक और खतरा झेल रहे हैं। एक तरफ कोविड केसेस में ज़रूर कुछ कमी आई, लेकिन यहाँ पर एक और नया खतरा सामने खड़ा है और वो है जानलेवा बुखार का। कन्नौज हो, कानपुर हो, अयोध्या हो, मिर्ज़ापुर हो या फिर वाराणसी क्यों ना हो, बुखार के वायरस के आगे लोग बेबस है, लाचार है। सिर्फ फिरोजाबाद में अब तक 50 लोगों की मौत हुई। डेंजरस डेंगू और वायरल फीवर के आगे लोग किस कदर लाचार हैं, हम आपको दिखाएंगे। समझने के लिए जी न्यूज़ की टीम भी फिरोजाबाद गई, पहुंची वहां पर। हमने अस्पतालों का मुआयना किया और फिर ऐलान नगर की जो गलियां हैं वहां तक हम लोग गए। 4 डेंगू के सबसे ज्यादा केसेस आए। मेडिकल प्रशासन लापरवाही है यहाँ पर। उनको बेचैनी हो रही है बहुत ज्यादा और सिर में दर्द और हाथ पैर एकदम लटक गए हैं। गोद में बीमार लाडला, चेहरे पर बेचैनी और मायूसी, तस्वीरें कलेजा चीर देती हैं। उत्तर प्रदेश में बुखार मौत बनकर टूटा है। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल फीवर जानलेवा बन चुका है। लगभग लॉकडाउन यही है आखिरी रास्ता। नेगेटिव है तो अच्छा है, टेस्ट का टेस्ट। बहरूपिया वायरस कोरोना विस्फोट की वजह, आपदा में अफसर, दवा की कालाबाजारी। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों की एक और कोरोना वैक्सीन को दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है कि स्वदेशी फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को यह मंजूरी मिली है। देश में दवाओं पर निगरानी रखने वाली संस्था DCGI ने कुछ शर्तों के साथ इसकी इजाजत दी, जो 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों पर वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल करेगी। ये देश में चौथी ऐसी वैक्सीन होगी जिसे DCGI की तरफ से ट्रायल की अनुमति मिली। बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन कब तक आ जाएगी? उनका स्टॉक पाइल तो साथ साथ बनाया जा रहा है, तो उसके बाद होगा। सो वी शुड वेट फॉर देयर रिजल्ट्स। वी होप इट विल बी इन द नेक्स्ट मंथ और 2। देश होने के नाते लॉजिस्टिक की दिक्कत रहती है। कोरोना के टीके की स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तो और भी मुश्किल होती है।
लेकिन जयराम जी की सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं विकसित की, जिस प्रकार स्थितियों को संभाला, वो सचमुच में प्रशंसनीय है। इसलिए हिमाचल ने सबसे तेज टीकाकरण, टीके की वेस्टेज किए बिना, ये बहुत बड़ी बात है, इस काम को सुनिश्चित किया है। साथियों, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ जन संवाद और जन भागीदारी भी टीकाकरण की सफलता का बहुत बड़ा पहलू है। हिमाचल में तो पहाड़ के इर्द गिर्द बोलियां तक पूरी तरह से बदल जाती हैं। ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण है, जहां आस्था जीवन का एक अटूट हिस्सा है। जीवन में देवी देवताओं की भावात्मक उपस्थिति है। थोड़ी देर पहले कुल्लू जिला के मलाना गांव की बात यहां हमारी बहन से ने बताई। मलाना ने लोकतंत्र को दिशा देने में, ऊर्जा देने में हमेशा से अहम भूमिका निभाई है। वहां की टीम ने विशेष कैंप लगाया। स्टार्स पेन से टीके का बॉक्स पहुंचाया। बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है। भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपनी पूरी एलिजिबल आबादी को कोरोना टीके की कम से कम एक डोज लगा ली है। यही नहीं, दूसरी डोज के मामले में भी हिमाचल लगभग 1/3 आबादी को पार कर चुका है। साथियों, हिमाचल के लोगों की इस सफलता ने देश का आत्मविश्वास भी बढ़ाया है और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये भी याद दिलाया है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। 130 करोड़ भारतीयों के इसी आत्मविश्वास और वैक्सीन में आत्मनिर्भरता का ही परिणाम है। बड़ी खबर, कई दिनों की शांति के बाद कोरोना ने फिर बढ़ाई भारत की चिंता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में एकाएक कोरोना के मामले बढ़े। मुंबई में कोरोना के नए केस 50% बढ़ गए हैं। मुंबई में कोरोना के नए केस 50%। एक बार फिर से मैं ब्रेकिंग पढ़ूंगा, जरा ध्यान से देखें। मुंबई में कोरोना के एक दिन में 881 नए मामले। कई दिनों की शांति के बाद कोरोना ने बढ़ाई भारत में चिंता। मुंबई में कोरोना के नए केस करीब 50% बढ़ गए हैं। सीधे ये खबर आपको बताना चाह रहा हूं मैं। इस खबर के क्या मायने हैं, इसका क्या इंपैक्ट फीचर है, ये जरा देखें, आप समझें। और हमें ये बात कहने में बड़ा डर और संकोच है। आप यहां पर देखें, आप क्या हम कह रहे हैं, क्या महाराष्ट्र में आ गई है कोरोना वेव 2.2। यहां पर जरा जूम इन करके दिखाएं। अभिषेक मेरे कैमरामैन हैं। अभिषेक, क्या महाराष्ट्र में आ गई है कोरोना वेव 2.2? हम 2.2 क्यों कह रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड वेव के बाद जो दूसरी वेव है उसको 2.2 ही तो कहेंगे। आंशिक लॉकडाउन के बाद नए केस बढ़े। मुंबई में कोरोना के नए केस 50% बढ़ गए हैं। करीब 7 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से
लोगों के बैंक अकाउंट में भेजे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हो रहा है बदलाव, जानिए नए प्रावधान। जी हां दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड की मदद से सरकारी दुकानों या फिर उचित मूल्य की दुकान से फ्री में राशन लेने का फायदा लेते हैं तो अब आपके यहां पर राशन लेने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, क्या बदलाव है कुछ ही देर में जानेंगे। साथ ही में दोस्तों, कच्चे तेल के दाम घटे, भारत में घोषित हुए पेट्रोल डीजल के ताजा रेट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी दुपहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाते हैं, अपने वाहनों में पेट्रोल या फिर डीजल भरवाते हैं तो अब आप लोगों को एक राहत मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट चुके हैं, जिससे अब भारत में भी पेट्रोल और डीजल के नए ताजा रेट भी जारी किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आगे आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल कितना कम हो सकता है और पूरी खबर क्या है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों, कैबिनेट का बड़ा फैसला, नहीं खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन होंगी परीक्षाएं। जी हां दोस्तों, कोरोना का कहर थमते ही भारत के कुछ राज्यों में यहां पर जो है स्कूलें खोलने का ऐलान हो चुका है और कुछ राज्यों में तो कक्षाएं निरंतर चल रही है। लेकिन अब कैबिनेट का फिर से फैसला आया है, जिसके तहत स्कूल कॉलेज को फिर से बंद करने का फैसला लिया गया है और जो परीक्षाएं होगी वो भी ऑनलाइन होगी और साथ ही में कक्षाएं भी ऑनलाइन यहां पर आयोजित करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में यह ऐलान हुआ है और किस दिन से यह लागू होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही दोस्तों, सरकार ने भारत के इन राज्यों में मांस और शराब पर लगा दी है रोक। साथ ही मांस और शराब का कारोबार करने वालों के पुनर्वास की भी योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, कौन से राज्यों में यह ऐलान हुआ है, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2 करोड़ से अधिक किसानों का पेमेंट राज्य सरकारों ने रोका, जाने क्या है वजह। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड 12 करोड़ किसानों में से 10 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त डाल दी जा चुकी है, लेकिन 2 करोड़ किसानों को अभी तक ये पैसे नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह है आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अभी तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त मिली है या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों, एलपीजी ग्राहकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, आपकी माताएं बहनें रसोई गैस में यहां पर खाना बनाती है, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यहां पर खुशखबरी आई है। इस महीने वैसे तो गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कौन सी खुशखबरी आई है जानने के लिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेंगे हर साल 6000 रुपए, रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, अगर आप भी मजदूर हैं और सरकार की तरफ से हर साल 6000 रुपए की सरकारी सहायता लेना चाहते हैं तो आप भी इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या शर्तें हैं, कौन कौन से कागजात चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। अगली खबर की बात करें तो अब रेल मंत्रालय में हर कर्मचारी को करना होगा यह काम, नहीं तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। और साथ ही में आम पब्लिक या फिर आम जनता को भी अब रेलवे के माध्यम से यह बड़ा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे ने अब अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। तो दोस्तों, इस नियमों की भी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही ई श्रम की वेबसाइट पर ये लोग कर लें जल्दी रजिस्ट्रेशन, सीधे खाते में आने लगेंगे सरकारी पैसे। जी हां दोस्तों, सरकार ने एक ऐसा पोर्टल जारी किया है जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद में आप जिन जिन सरकारी योजना के पात्र होंगे, इन सभी योजनाओं का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आने लगेगा। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है राशन कार्ड को लेकर। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण निगम विभाग ने राशन कार्ड को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए मानक में बदलाव किया है, जिसके तहत मानक बदलने का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है। इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार इस समय देश भर में
में 80 करोड़ लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। ऐसे ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण यहां पर मानकों में बदलाव करने जा रहा है और इस संबंध में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव शुभांशु पांडेय ने बताया कि मानकों में बदलाव को लेकर पिछले 6 माह से राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करते हुए पात्रों के लिए नए मानक तैयार किए जा रहे हैं। इस महीने ये मानक जो है फाइनल कर दिए जाएंगे और नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं ले सकेंगे। यह बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों भारत में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो फर्जी राशन कार्ड या फिर अपात्र होते हुए भी, संपन्न होते हुए भी फर्जी तरीके से राशन का लाभ ले रहे थे, उन पर लगाम कसने के लिए ये नए नियम लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों भारत में तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट तय कर दिए हैं। आज एक बार फिर तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बुधवार के बाद से कीमतें फिलहाल स्थिर है। बुधवार को पेट्रोल डीजल के दाम 15-15 पैसे घटे थे और दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गुरुवार की तेजी के बाद में शुक्रवार को एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार शनिवार को दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101 रुपए और 34 पैसे प्रति लीटर पर टिका रहा। डीजल का दाम भी 88 रुपए और 77 पैसे प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। मुंबई में भी पेट्रोल 107 रुपए 39 पैसे रहा और यहां पर डीजल 96 रुपए 33 पैसे रहा। इससे पहले पिछले सप्ताह मंगलवार को भी दोनों ईंधन की कीमतों में इतनी ही कमी की गई थी। पिछले एक पंखवाड़े में अब तक डीजल 1 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है और कीमतों की बात की जाए तो यहां पर जुलाई से ही पेट्रोल डीजल के दाम जो है स्थिर है। और अब यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चा तेल है या फिर क्रूड ऑयल है, इसकी कीमत घट रही है, जिससे आने वाले दिनों में जल्दी यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जयराम कैबिनेट ने फैसला लिया है कि राज्य में अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। साथ ही में दोस्तों दूसरे राज्यों में स्कूलों के क्या हाल है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। स्कूलों को बंद रखने की तारीख की जानकारी डिजास्टर मैनेजर की नोटिफिकेशन में दी जाएगी। वहीं कैबिनेट ने यह फैसले में यह भी कहा है कि 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा की फर्स्ट टर्म की परीक्षाएं ऑनलाइन ही आयोजित होगी। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर हिमाचल की जयराम ठाकुर की सरकार ने बीते माह विद्यार्थियों के लिए स्कूल 5 सितंबर तक बंद करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में हालात में कुछ सुधार होने पर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दोबारा स्कूल खोलने की बात कही जा रही थी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भी जारी कर सरकार को भेज दिया था, लेकिन कैबिनेट की सहमति नहीं बनी और स्कूलों को अभी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में भी जो स्कूलें खोली गई है, इसको लेकर कांग्रेस यहां पर उंगलियां उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि यहां पर दिल्ली सरकार का जो स्कूलों खोलने का जो यहां पर प्रस्ताव है या फिर जो फैसला है, ये सरासर गलत है और दिल्ली में भी यहां पर जल्दी ही स्कूलें बंद करवाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो रेलवे ने तय कर दिया है 3 AC इकोनॉमी क्लास का किराया। जी हां दोस्तों, ट्रेन की एयर कंडीशनिंग बोगियों में सस्ते सफर का मजा लेने के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास में यात्रियों के लिए किराया लगभग तय कर दिया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामान्य AC 3 टायर की तुलना में यह 8% सस्ता होगा। प्रीमियम सुविधाओं से लैस इस नई श्रेणी के AC कोचेस में यात्रा के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय के कार्यक्रम निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि उत्पादन में तेजी आने पर नए डिब्बों को विभिन्न मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट में जोड़ा जाएगा, जिसके तहत अगले महीने से ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ये बड़ी खबर, बिना टेस्ट दिए बन जाएगा DL। जी हां दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में सरकार ने संशोधन कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी महीने से लागू हो चुके हैं। इस नए बदलाव से करोड़ों लोग जो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO की वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रालय की ओर से उन एप्लीकेंट्स को यह सूचित किया जाता है कि ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए RTO में अपने टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब वो ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्हें ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट पास करना होगा और इसके बाद में जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो आपको RTO में जमा कराना होगा, जिसके बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया जाएगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अब राशन कार्ड बनवाना हुआ मुश्किल, नए सॉफ्टवेयर में ये देने होंगे डॉक्यूमेंट। जी हां दोस्तों, अगर आपका भी राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। अब राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको पहले की तरह आसानी नहीं होगी। दरअसल राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पहले की अपेक्षा जटिल हो गई है। अब राशन कार्ड नवीनीकरण, नए राशन कार्ड बनाए जाने, राशन कार्ड में यूनिट बढ़ाने आदि कार्यों के लिए लगभग 10 दस्तावेजों की जरूरत है। तो दोस्तों जानिए कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है। राशन कार्ड बनवाने के लिए परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड निस्तारण प्रमाण पत्र, साथ ही में मुखिया के बैंक खाते की प्रथम और अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति, गैस बुक की छाया प्रति, समस्त परिवार या यूनिट के आधार कार्ड की छाया प्रति, समस्त यूनिट के जन्म प्रमाण पत्र या फिर हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग उपभोक्ता के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि मां नरेगा जॉब कार्ड धारक है तो जॉब कार्ड की छाया प्रति और साथ ही में आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा एड्रेस प्रूफ और राशन कार्ड को ऑनलाइन चढ़ाना अनिवार्य है, अन्यथा राशन नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 6 सितंबर 2021, दिन मंडे सोमवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों वैज्ञानिकों की तरफ से एक अलर्ट आ रहा, कोरोना वायरस के बीच अब एक और खतरनाक वायरस आ चुका है हमारे देश में और उससे लोगों के जान जाने का खतरा बढ़ गया। कुछ खास बातें और जानकारियां जो आपको जरूर जाननी चाहिए, उसके लक्षण वगैरह मैं आपको बताऊंगा। वहीं भारत बंद को लेकर बड़ी खबर आ रही, किसानों ने भारत बंद की तारीख में बदलाव कर दिया। अब किस तारीख को भारत बंद रहने जा रहा जानेंगे। छोटे बच्चों के रोने के ऊपर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा, कुछ खेल समाचार पर भी नजर डालेंगे। वहीं जानेंगे आज के ताजा मौसम अपडेट भी, अगले 24 घंटों में किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, देश भर के मौसम का हाल मैं आपको बताऊंगा। और पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल सस्ता हुआ और उसके बाद पेट्रोल डीजल में कितनी गिरावट हुई है और आपके शहर गाँव में अभी पेट्रोल डीजल का रेट क्या चल रहा है, पूरी बड़ी खबरें जानेंगे। स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं, तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि काम की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं इस वीडियो में। टुडेज हेडलाइंस न्यूज काफी खास है, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देखिए एक अच्छी खबर है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले लाइफस्टाइल के लिए आयुष मंत्रालय ने एक अभियान शुरू किया है। 75 लाख लोगों के बीच होगा रोग निरोधी दवाओं का वितरण। जी हाँ, देश भर में सरकार की तरफ से एक नया अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के तहत देश के 75 लाख लोगों को आयुष प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन यानी कि खास करके इम्यूनिटी बढ़ाने वाली, आपकी जीवन शैली को अच्छा बनाने वाली दवाइयों का सरकार वितरण करेगी, ताकि अभी ये कोरोना वायरस की महामारी वगैरह भी चल रही तो इसको काबू में किया जा सके। आयुष मंत्रालय का यह अभियान 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फोकस करेगा। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। एफडी को लेकर RBI ने कुछ रूल्स में बदलाव किया है। अब मैच्योरिटी पर अगर आप अपनी एफडी का पैसा नहीं निकालोगे तो फिर आपको कम ब्याज मिलेगा। जी हाँ, मान लीजिए आपने 2 साल 5 साल की एफडी करवा रखी है, ठीक है ना, और जब आपकी बैंक एफडी परिपक्व हो जाती है यानी कि मैच्योर हो जाती है, आपकी एफडी का समय पूरा हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप अपनी एफडी के पैसों को निकालते नहीं हो ना तो फिर आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा। RBI ने इसको लेकर एक नया आदेश भी जारी कर दिया, तो ऐसे में आप अपनी एफडी का क्लेम नहीं करोगे तो आपको सेविंग बैंक अकाउंट के हिसाब से ब्याज दर दी जाएगी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। सभी रिकॉर्ड तोड़ सरसों का रेट पहुंचा 9,200 रुपए प्रति क्विंटल और तेल की कीमतों में भी इस सप्ताह बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरसों के रेट भी अभी ज्यादा चल रहे हैं और इसीलिए सरसों का तेल भी महंगा चल रहा है और भी दूसरे खाद्य तेल भी काफी महंगे चल रहे हैं, सोयाबीन, मूंगफली वगैरह भी। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों। हर भारतीय के अटूट विश्वास का प्रतीक है PM मोदी, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि दोस्तों कल ही जो एक अप्रूवल रेटिंग आई थी ना, जिसमें PM मोदी दुनिया भर के सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन रहे हैं, यानी कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध राजनेता में नंबर 1 रैंकिंग मिली है PM मोदी को, तो इस पर अमित शाह ने ये बात कही है। 13 वैश्विक लीडर्स में हमारा भारत का नेता नंबर 1 पर है। भारत के PM ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी पछाड़ दिया। 70% लोगों ने PM मोदी को पसंद किया। द मॉर्निंग सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। अच्छा, अगली खबर देखिए। किसानों की जो कल ही महापंचायत हुई हरियाणा में, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि अब 7 सितंबर को करनाल में महापंचायत होगी और 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारी भी की जा रही है। वहीं देखिए, किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया कि केंद्र रास्ता खोले वरना दरवाजे तोड़ हम दिल्ली जाएंगे। वहीं बीजेपी के वरुण ने भी समर्थन दिया और बोले कि अन्नदाता ही हमारा हिस्सा है, उनका सम्मान होना चाहिए। तो कल जो यूपी मुजफ्फरनगर में महापंचायत
पंचायत हुई, इसमें किसानों ने 4 बड़े फैसले लिए। करनाल, लखनऊ और जयपुर में अब आगे के बड़े कार्यक्रम होंगे। और वहीं पहले 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था, अब ये 27 सितंबर को रहेगा, इसको 2 दिन आगे बढ़ा दिया। मतलब संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद की तारीख को बदल दिया। वहीं राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था उस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करके जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 11 बार किसानों से बातचीत की है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे जो भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों से सरकार ने बात नहीं की वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के मसला यही है दोस्तों कि अभी तक भी सरकार और किसानों के बीच कोई भी सामंजस्य तालमेल नहीं बैठ पाया। जरूर सरकार को ऐसा कोई फैसला लेना चाहिए जिससे कि किसान भाई लोग सहमत हों और ये आंदोलन जो काफी समय से चल रहा है समाप्त हो जाए। राइट। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। नीट एग्जाम 2021 को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। एक तो लड़कियां ज्वेलरी वगैरह नहीं पहन पाएगी, हाई हील्स के सैंडल वगैरह भी नहीं पहन पाएंगी। अच्छा, इसके अलावा लड़कों को भी कुछ नियम मानने होंगे। एनटीए ने ड्रेस कोड भी जारी कर दिया। नीट एग्जाम को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है स्टूडेंट के लिए तय किए गए, देख सकते हैं आप डिटेल्स ज्यादा इनकी। नीट परीक्षा का आयोजन 12 सितंबर को होगा। 9 सितंबर को इसके एडमिशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। लड़कियों के लिए सलाह दी है कि एग्जाम के दिन फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, ब्रोच या बड़े बटन वाले कपड़े ना पहने। इसके अलावा हाई हील्स के शूज और बिग पॉकेट्स वाली जींस भी पहनकर सेंटर नहीं जाना है। वहीं किसी भी तरह के गहने, झुमके, नोज रिंग, अंगूठी, कंगन, पायल वगैरह पहनने की इजाजत भी गर्ल्स कैंडिडेट्स को नहीं होगी इस बार नीट एग्जाम में। वहीं लड़के को आधी बाजू की टी शर्ट पहनकर सेंटर आने के लिए कहा गया। पूरी बाजू की शर्ट पहनकर आने की अनुमति लड़कों को नहीं होगी, है ना। तो ये एग्जाम हॉल में जाने से पहले लड़के लड़कियां ध्यान रखें इन रूल्स का। कुछ ऐसा ही नियम रीट एग्जाम को लेकर भी इस बार राजस्थान सरकार ने लागू किया है, जिसमें मोबाइल घड़ी के साथ ज्वेलरी को भी बैन कर दिया इस बार रीट की परीक्षा में, है ना। और परीक्षा से 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। 16 सितंबर को रीट के एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि पानी की बोतल ले जाने की अनुमति होगी। राजस्थान में लगभग 3 साल बाद ये रीट का एग्जाम होने जा रहा है और इसलिए कुछ रूल्स को टाइट किया गया, है ना। और एजुकेशन को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में MBBS में पढ़ाया जाएगा हिंदुत्व का पाठ है। शिक्षा मंत्री बोले कि इससे अच्छे डॉक्टर तैयार होंगे। तो कुल मिलाकर के अब MBBS के सिलेबस में नैतिक मूल्यों और जनरल लाइफ से जुड़े पाठ्यक्रम को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि छात्रों का चरित्र निर्माण और लाइफस्टाइल अच्छी बन सके, है ना। अच्छा दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर अभी अभी और एक अपडेट ये भी आ गया, मैं आपको साथ में बता ही देता हूँ कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जो आज ही जारी करेगा प्रवेश पत्र नीट PG 2021 को लेकर। जो पहले प्रवेश पत्र जारी किए हैं उनको निरस्त कर दिया और वे अब बेकार माने जाएंगे। नए प्रवेश पत्र नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी कि NBEMS की वेबसाइट के ऊपर जाकर के 6 सितंबर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, nbe.edu.in पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए, पीएम मोदी का पुतला जलाने वालों को जेल भेजा जाएगा। नेपाल सरकार ने इस तरह का आदेश जारी कर दिया। नेपाल में मतलब आजकल कई सारे भारत के जो देशद्रोही लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर नेपाल की सरकार ने भारत विरोधी प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए चेतावनी जारी कर दी है। और नेपाल सरकार ने लोगों से कहा कि किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट किया या पुतला जलाया तो सख्त कार्रवाई होगी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि नेपाल में आखिर भारत के खिलाफ प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कारण ये कि अभी हाल ही में एक घटना घट गई। भारत आ रहे एक नेपाली युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई और उसके बाद नेपाल के काठमांडू में भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। और इसी के कारण नेपाल सरकार को यह कहना पड़ा कि सभी पड़ोसियों से यानी कि पड़ोसी देशों से हमारे रिश्ते मजबूत हैं और वो मजबूत ही होने चाहिए, इसलिए कोई भी नेपाल का नागरिक जो है पड़ोसी देश के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करेगा। भारतीय प्रधानमंत्री का पुतला जलाए जाने पर नेपाल सरकार गुस्से में आ गई और कहा कि मित्र देशों से संबंध खराब करने वाला काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। वैष्णो देवी मंदिर में कर सकते हैं पूजा अर्चना। पिछले महीने भी 9 अगस्त को राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर श्रीनगर पहुंचे थे और अब वापस वो 9 और 10 सितंबर को जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी 3 दिनों की यात्रा पर गोवा पहुंचे हैं। सोमवार को भारतीय नौसेना विमानन को ध्वज सौंपेंगे। तो ये कुछ सिलसिला और कार्यक्रम चल रहा है। वहीं देखिए, राजनीति को लेकर खबर है कि पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। आपको बताऊंगा कल ही चुनाव आयोग की तरफ से उपचुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में तारीखों की घोषणा कर दी थी। तो 30 सितंबर को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहा है। अच्छा, छोड़ो राजनीति की खबरें। भारत के लिए आप तो एक अच्छी बड़ी गौरव की बात देखिए। अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ भारत ने 5 गोल्ड सहित 19 मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। इस बार टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत ने मेडलों की थड़ी लगा दी। 13 दिन में 19 मेडल जीते भारत ने। टोक्यो पैरालंपिक में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। इससे पहले दोस्तों पिछले 53 साल में 11 पैरालंपिक में जीते कुल मेडल से भी ये संख्या जो है 58% ज्यादा है। वाकई में मतलब इस बार भारत के खिलाड़ियों को सैल्यूट दोस्तों, इतना अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया कि भारत का दुनिया भर में नाम रोशन
हो गया। तो इन सभी इंडियंस खिलाड़ियों के लिए एक लाइक एक थम्स अप तो बनता है यार। दिल से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और बेस्ट ऑफ लक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए जरूर लिखिएगा। पीएम मोदी ने भी इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि हर भारतीयों की याद से आपका मेडल जुड़ा रहेगा। अच्छा, वहीं देखिए खेल समाचार को लेकर और एक खबर है, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच जुलाई चल रहा। 368 रन के टारगेट के सामने इंग्लैंड की मजबूत शुरुआत देखने को मिली। भारत के लिए शार्दुल और पंत ने 50-50 जमाई है। कुछ ज्यादा स्कोर डिटेल्स वगैरह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छी खबर देखिए, गूगल अब आपको एक नया फीचर देने जा रही है आपके फोन में। बिना इंटरनेट के भी आप गूगल की फाइल्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, गूगल ड्राइव पर अगर आपकी कोई पीडीएफ, ऑफिशियल इमेज, ऑफिशियल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हैं ना, तो उनको अब आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर पाएंगे। बशर्त आपको जो फाइल ऑफलाइन एक्सेस करनी है ना, उसको पहले आप मार्कअप करना पड़ेगा कि आई वांट टू यूज दिस इन ऑफलाइन मोड। तो वो फाइल जो है सर्वर से आपके मोबाइल लोकल स्टोरेज में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड बोले दोस्तों तो जिस तरह से यूट्यूब वीडियो में ऑफलाइन वॉचिंग वगैरह होती है ना, वैसा फीचर अब आपको गूगल ड्राइव में भी मिलने जा रहा है। अच्छा, वहीं देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की बड़ी घोषणा है, हिंदी माध्यम स्कूलों के दिन भी फिरेंगे। हर जिले में बनाया जाएगा एक स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तरह ही फैसिलिटी वाले और लग्जरी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। कल ही शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के प्रत्येक जिले में एक बढ़िया शानदार हिंदी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है, जो कि अच्छी बात है। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। बाकी छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को भी तोहफा दिया है, 5% डीए बढ़ाने की घोषणा कर दी है। सीएम भूपेश ने ऐलान किया अब 17% महंगाई भत्ता मिलेगा। कर्मचारियों ने 16% बढ़ाकर 28% करने की मांग की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने फिलहाल 5% बढ़ाया, लेकिन ये भी राहत की बात है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, टेक्नोलॉजी से जुड़ा और एक खबर है। ट्विटर ने लॉन्च किया सुपर फॉलो फीचर। 10,000 फॉलोवर्स वाले यूजर्स के लिए अब पैसा कमाने का मौका है। जी हाँ, ट्विटर पर अब आपको सुपर फॉलो फीचर मिलेगा। एक नॉर्मल फॉलो फीचर होगा, सुपर फॉलो में अगर आपका कोई फैंस वगैरह है, आपको कोई दिल से चाहता है तो वो आपको सुपर फॉलो कर सकता है। उसके लिए मंथली आपको पे करना पड़ेगा। जिस तरह से सिंपल यूट्यूब में ज्वाइन बटन वगैरह होता है ना, सुपर चैट वगैरह, वैसा सिस्टम ट्विटर में भी होने जा रहा है। अच्छा, अगली खबर देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों का एक नया आविष्कार है। बच्चे के रोने का कारण बताएगा ब्रेसलेट। जीजेयू हिसार यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह नया आविष्कार किया है। स्मार्ट वॉच की तरह हाथ में पहनाने के बाद मोबाइल से कनेक्ट होकर ही आपको फीडबैक देगा। जनरली दोस्तों छोटे बच्चे रोते हैं तो बस वो तो यूं ही वे रोते रहते हैं, हमें उनका कारण समझ में नहीं आता कि आखिर बच्चा क्यों रो रहा है, राइट। लेकिन अब ये ब्रासलेट उनके हाथ में बांधने के बाद आपको रीजन पता चल जाएगा कि बच्चे का कोई दर्द हो रहा है या कहीं कुछ दुख रहा है या क्या रीजन है, बच्चे को बुखार तो नहीं है, सब कुछ पता चल जाएगा आपको। सेंसर युक्त ब्रेसलेट आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट होगा और एप्लीकेशन में बच्चे का डेटा भी स्टोर रखेगा। बच्चे की नाड़ी, धड़कन, शरीर के तापमान, रोने की आवाज पर भी नजर रखेगा। आर्टिफिशियल सैंपल से मिलान करके बच्चे के रोने का कारण बता देगा कि आपका बच्चा क्यों रो रहा है। तो ये एक अच्छा आविष्कार है वाकई में। अगली खबर देखिए दोस्तों, त्योहारों में आम आदमी को झटका लगने जा रहा है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, अभी तालिबान वगैरह का जो मसला चल रहा है ना अफगानिस्तान में, इसी के कारण ड्राई फ्रूट्स महंगे हैं और अभी भी आपको दिवाली तक महंगे ही देखने को मिलेंगे। काजू, बादाम, दाख, पिस्ता, अखरोट वगैरह वगैरह। अगला अपडेट देखिए, कपड़ा कारोबारियों को रेलवे ने नई सौगात दी है। सूरत से बिहार के लिए पहली टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन रवाना हुई है। इससे जो क्लॉथ इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारी हैं उनको फायदा मिलेगा। अच्छा, देश से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन इससे पहले हम आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। देश भर का मौसम का हाल क्या रहने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कुछ देखिए आप अपडेट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत इन राज्यों में आने वाले 3 दिनों में झमाझम बारिश की चेतावनी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में बाढ़ पीड़ितों को राहत देने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बोले कि 50 साल में ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला जितना माहौल अभी यूपी में बाढ़ से चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी हल्की बारिश हुई। 6 सितंबर को भी यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी है। राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर झमाझम बारिश अभी भी जारी है और 10 सितंबर तक लगातार बारिश होने के आसार दिल्ली में भी नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए मानसून फिर से सक्रिय हो गया। एमपी के 5 संभागों में येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 दिन तक तेज बारिश की चेतावनी है। वैसे संपूर्ण भारत का आज 6 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वोत्तर राजस्थान, उड़ीसा वगैरह, लक्षद्वीप, इन राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हो सकती है। ओके, ये रहा वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं देखिए दोस्तों, पेट्रोल डीजल को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है कि क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल सस्ता हुआ है और उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिली है। और इस महीने
महीने दूसरी बार ये पेट्रोल डीजल के रेट जो है कम हुए हैं। अभी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 101 रुपए 34 पैसे और डीजल का रेट 88 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। देश के कुछ और प्रमुख शहरों की पेट्रोल और डीजल की प्राइस लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कोरोना और वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों, केरल राज्य में अब निपाह वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया। एक 12 साल के बच्चे की मौत भी हो गई निपाह के चलते। वहीं 2 हेल्थ वर्करों में भी इसके लक्षण पाए गए। निपाह वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है। कोरोना की तरह केरल के कोझिकोड में 12 साल के एक बच्चे की जान चली गई। 2 साल बाद ये वायरस वापस लौट गया केरल में। 2018 में इस लाइलाज बीमारी से 17 लोगों की जान गई थी और अब निपाह ने वापस दस्तक दे दी है। चिंताजनक बात यह है दोस्तों कि कहीं ये निपाह भी कोरोना की तरह देश भर में महामारी ना बन जाए, इसीलिए शुरुआत में इसको रोकना बेहद जरूरी है। देखिए, निपाह वायरस पाए जाने के बाद केरल में मौत के बाद तमिलनाडु सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया। बॉर्डर जिलों में शुरू की लोगों की निगरानी। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्णन का कहना है कि केरल से तमिलनाडु में आने वाले लोगों की न सिर्फ कोरोना की जांच होगी बल्कि जिका और निपाह जैसी संक्रामक बीमारियों की भी जांच अब करनी होगी। हालांकि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। निपाह वायरस के लक्षण क्या है और ये क्यों फैलता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी बता दूं। ये फलों से फैलता है, मेनली तो ये चमगादड़ों से फैलता है, लेकिन चमगादड़ें अगर किसी फल पर बैठ जाए या किसी फल को थोड़ा सा खा ले तो उस पर उनकी लार वगैरह से उस फल पर भी निपाह वायरस आ जाता है और उस फल को अगर कोई खा ले तो फिर इंसान भी निपाह से संक्रमित हो सकता है। इसलिए जानवरों के झूठे फल ना खाएं, आजकल चमगादड़ों वगैरह से दूर रहें, बच करें। इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स, तो निपाह वायरस से जो लोग संक्रमित हो जाते हैं उनमें तेज बुखार देखी जाती है, खांसी, थकान आना, सांस लेने में तकलीफ होना, सर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द और एनिसिफिलाइटिस जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। दिमाग में सूजन आना, मरीज को चिड़चिड़ापन होना, टेंशन होना वगैरह वगैरह। इनमें से ज्यादातर लक्षण अगर किसी में दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बचाव के उपाय वही है, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोएं, दूषित फलों को खाने से बचें, संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें, उनके शव से भी दूर रहें जिनकी मौत इस वायरस की वजह से हुई हो, है ना। वहीं देखिए, डॉक्टरों से एक सवाल किया गया कि क्या कोई व्यक्ति निपाह और कोरोना दोनों वायरस से संक्रमित हो सकता है, तो इस पर डॉक्टरों का कहना है कि इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं कि भी कोई बात नहीं है, क्योंकि निपाह और कोरोना दोनों के संक्रमित रोगियों की संभावना बेहद कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि निपाह वायरस दूर तक नहीं फैलता है, जितना दूरी से कोरोना फैलता है ना उतनी दूरी से निपाह नहीं फैल सकता है, इसीलिए, है ना। अच्छा, केरल राज्य में बढ़ते कोरोना माहौल के बीच लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, नाइट कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया। केरल में एक ही दिन में 29,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। वहीं देखिए, हरियाणा राज्य में भी 20 सितंबर तक अब लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेगी। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पूरा जरूरी होगा। हरियाणा राज्य में नए आदेश जारी किए हैं, देख सकते हैं आप। रेस्टोरेंट, बार, मॉल सहित रेस्तरां को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी। बंद हॉल और पैलेस में 50% क्षमता से या अधिकतम 100 लोगों को बैठने की इजाजत होगी, है ना। तो हरियाणा में 2 सप्ताह तक और बढ़ा दिया लॉकडाउन को, 20 सितंबर तक अब जारी रहेगा। वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए दिशा निर्देश जारी किए गए। 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है जम्मू में। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 14 सितंबर तक वापस स्कूलों को बंद कर दिया गया। आवासीय स्कूलों को छूट रहेगी, अपडेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा, वहीं देखिए, गणेश चतुर्थी को लेकर सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन जारी की है। कर्नाटक सरकार ने शर्तों के साथ गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी है। पंडाल सजेंगे लेकिन रात 9 बजे तक ही गणपति बप्पा को विसर्जित कर पाएंगे और ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने की हिदायत दी गई है। एक समय में केवल 20 ही लोग एकत्रित हो सकते हैं। तो ये नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कोरोना माहौल के बीच कर्नाटक में गणेश चतुर्थी को लेकर, है ना। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी होगा, मास्क वगैरह पूरा लगाएं। वहीं देखिए, भारत ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। G7 ग्रुप में भारत अकेला ऐसा रहा जिसने अगस्त महीने में 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगवाई। और वैक्सीनेशन का तो मतलब अभियान भारत में जोरों शोरों से चल ही रहा। दुनिया भर के सभी देशों के मुकाबले सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अभी भारत में चल रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए, 40,000 के लगभग नए मामले देखे गए, 40,000 से ज्यादा, 200 से ज्यादा लोगों की जान गई। एक्टिव केस पर राहत की बात यह दोस्तों की 4 लाख से वापस अंदर मामले अब देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जितने बढ़ रहे हैं उनसे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। 3,99,000 के लगभग अभी एक्टिव केस चल रहे हैं। ओके, तो ये तो रहा कोविड डेटा। वहीं देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान और तालिबान मसले को लेकर खबर देख सकते हैं कि तालिबान को झटके पे झटका लग रहा, न तो सरकार बन पाई, 600 लड़ाके भी ढेर हो गए तालिबान के। वहीं अब ईरान ने भी लोकतंत्र की मांग कर डाली है। जी हाँ, देखिए, पंजशीर में तालिबानियों को पंगा लेना महंगा पड़ा। खूनी खेल में अफगान के शेरों ने 700 तालिबानियों को ढेर कर दिया, 600 लड़ाकों को कैद भी कर दिया। अफगानिस्तान में अब विद्रोह किया जा रहा तालिबानियों के खिलाफ। तालिबान के अंदर भी फूट देखी गई। झड़प के बीच हक्कानी गुट ने गोली चलाई, अब्दुल गनी बरादर घायल हो गए इसके चलते। क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान में अब तालिबानियों ने कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब राज कौन संभालेगा, सिंहासन गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर अब तालिबानियों में खुद में फूट पड़ रही है, खुद आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कुछ माहौल मसला चल रहा है। वही देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे में लिपटा देखा गया सैयद अली शाह गिलानी का साऊ, और उसके बाद UAPA
के तहत ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अच्छा, देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए आप, रेनॉल्ट ने लॉन्च की सीएनजी से चलने वाली 7 सीटर फैमिली कार, डेसिया जोगर इसका नाम रखा गया। डिटेल्स ज्यादा इसके आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑटो इंडस्ट्री को लेकर और एक खबर है कि लॉन्च हुई वैगन आर स्माइल, इसकी कीमत है 8,30,000 रुपए। लुकिंग इसकी बहुत ही अवेशम रखी गई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों, अगर आप कार वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी और एक अच्छी खबर है कि सितंबर में आपको कारों पर कई तरह की कंपनियां जो अलग अलग ऑफर दे रही हैं। मारुति के एस्प्रेसो पर 25,000 रुपए तक, अल्टो पर 20,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ना, तो आप भी चाहे तो खरीद सकते हैं कारों को। वैगन आर वगैरह पर भी 10,000 की छूट मिल रही है। वहीं देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है, राज्य में बनेंगे 8 नए महाविद्यालय, 7 को अपग्रेड किया जाएगा। जी हाँ, उत्तराखंड के सीएम ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय माल देवता देहरादून में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास करने के दौरान घोषणा की कि राज्य में 8 नए यूनिवर्सिटीज बनाए जाएंगे। अच्छी बात है, एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा इससे। वहीं पबजी गेम बनाने वाले ब्रेंडन ला रहे हैं बिल्कुल नया गेम, प्रोलोग्यू। इस गेम को खेलने के लिए आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, तो ऐसे गेम बिल्कुल भी ना खेलें। वह देखिए, भारत ने बांग्लादेश से आयात किया 7,500 टन जीएम सोया मिल, आपूर्ति बढ़ने से कीमतों पर भी रोक लगने लगेगी। अच्छी बात है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए, इस साल के अंत तक बिटकॉइन का रेट जो है ना दुगना हो सकता है। मार्केट के एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इस साल के अंत तक दिसंबर-नवंबर तक $1 लाख के पार पहुंच सकता है बिटकॉइन का रेट। हालांकि बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट करने में रिस्क पूरा होता है, तो जरा सोच समझ कर। अच्छा, वहीं देखिए, अब आपकी रेल यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित होगी। रेलवे यूवीसी लाइट रोबोट से करेगा कोच को डिसइंफेक्ट। जी हाँ, भारतीय रेलवे सफर के दौरान कोरोना की रोकथाम के लिए अब एक नया कदम उठाने जा रहा है। रेलवे रोबोट का सहारा लेगा ताकि रेलवे के सभी डिब्बों को कोच को सैनिटाइजेशन किया जा सके, है ना। तो ये भी रेलवे की अच्छी प्लानिंग है, आपका सफर ज्यादा सिक्योर होगा अब। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप हमारी डीएलएस न्यूज के माइंड क्विज प्रोग्राम में हिस्सा लेकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। इसके लिए आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन अभियान को कौन से साल शुरू किया गया। कमेंट करके बताइए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार रंगीन टीवी, कलर टीवी जीतने का आपको मौका मिलेगा। एलईडी टीवी रहेगा। तो लिखिए इसका जवाब, और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी चिंता, जब मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की हुई पंचायत, तब बदली है लखनऊ में सत्ता। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के आला कमान को हार का सताने लगा डर। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बोले कि सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टी को वोट देना पाप है, उन्हें मंदिर जाने से डर लगता है। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव चाणक्य विचार सम्मेलन से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी। 1 अक्टूबर से आम आदमी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन की करेगी शुरुआत। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की तानाशाही, यूपी के पूर्व राज्यपाल कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा हुआ दर्ज, योगी सरकार के ऊपर की थी टिप्पणी। तो वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत बोले मीडिया से कि सरकार शर्त लगाएगी तो वार्ता का कोई फायदा नहीं है, या तो सरकार बिना शर्त लगाए वार्ता करे या फिर तीनों काले कानून वापस ले। जी हां दोस्तों, एक एक करके आपको सभी खबरें विस्तार से बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर प्रतिबंध लगे और देश भर के अंदर पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट बॉक्स में ईवीएम बैन लिखकर अपना बहुमूल्य समर्थन जरूर दे ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जा सके। आज की पहली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। जान दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सताने लगा हार का डर है। जब मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन की हुई महापंचायत तब बदली है लखनऊ में सत्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ऐन पहले मुजफ्फरनगर में महापंचायत करके किसानों ने बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। किसान आंदोलन ने अब खुलकर सियासी शक्ल ले ली है और बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश का आगाज कर दिया है। पिछले 3 दशकों में मुजफ्फरनगर में महापंचायत के जरिए जब किसानों ने जिस भी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है उसे राज्य की सत्ता से विदा होना पड़ा है। ऐसे में देखना होगा कि किसान महापंचायत का सियासी असर 2022 के चुनाव में क्या पड़ता है। साल 1988 से लेकर 2013 तक मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायतों ने यूपी की सियासत के ऊपर गहरा असर छोड़ा है। भारतीय किसान यूनियन की बुनियाद मुजफ्फरनगर में पड़ी है और जिसके बाद पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना प्रभाव जमाया है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने जिस सरकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं उस सरकार को सत्ता से बाहर होना पड़ा है। ऐसे में पंचायतों की वजह भले ही अलग अलग रही हो लेकिन इतिहास सत्ता परिवर्तन का रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था खामियाजा। बिजली सिंचाई की दरें घटाने और फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्री मांगों को लेकर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में 11 अगस्त 1987 को मुजफ्फरनगर के सिसौली में एक महापंचायत की गई और इसके बाद 27 जनवरी 1988 को मेरठ कमिश्नरी का घेराव किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए थे और यहां से बात नहीं बनी तो दिल्ली के वोट क्लब में आकर धरना दिया गया था और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को 1989 में यूपी विधानसभा चुनाव और 1990 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। यूपी और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस पार्टी को किसानों की नाराजगी के चलते सत्ता गंवानी पड़ी और अब इस इतिहास का गवाह बनेगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार। इन गुजराती लोगों को यह सिखा दिया जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश किसानों की क्रम स्थली है और किसानों के साथ जिन ने टकराव किया है उन लोगों की सियासत खत्म हुई है। तो वहीं पर मायावती को सत्ता से हटना पड़ा था। जी हां दोस्तों, 4 फरवरी 2003 में GIC के मैदान पर यानी इस समय जहां कल रविवार को किसान महापंचायत हुई थी उसी मैदान पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन की मायावती सरकार के खिलाफ महापंचायत हुई थी और तत्कालीन भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के हितों से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में धरना दिया था और जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। ऐसे में लाठीचार्ज के विरोध में 2003 में GIC के मैदान महापंचायत बुलाएगी और जिसमें लाखों किसान एकजुट हुए और 1 साल के बाद ही मायावती को सत्ता से हटना पड़ गया था। बसपा विधायकों ने बगावत करके समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय लोक दल के समर्थन से सरकार बना ली थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी को दूसरी बार लगातार यहां सत्ता से हटना पड़ा था। साल 2008 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और किसानों के मुद्दों को लेकर बिजनौर की एक सभा में भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख रहे महेंद्र सिंह टिकैत ने मायावती के खिलाफ जाति सूचक शब्द बोल दिया था। इस बात की खबर मायावती को लगी तो उन्होंने टिकैत की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए और महेंद्र सिंह टिकैत के सिसौली वाले घर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को उनके समर्थकों ने जाम कर दिया और जिसके बाद पुलिस को टिकैत की गिरफ्तारी के लिए एड़ी चोटी लगाना पड़ा था और 3 दिन तक टिकैत समर्थकों और पुलिस के जवानों के बीच टकराव बना रहा।
ऐसे में कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में दखल अंदाजी से यह तय हुआ कि महेंद्र सिंह टिकैत सरेंडर करेंगे। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बयान के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर 8 अप्रैल 2008 को जीआईसी के मैदान में बसपा सरकार के खिलाफ बड़ी पंचायत हुई थी। इस पंचायत का आयोजन भारतीय किसान यूनियन ने किया था और जिसमें हजारों किसानों के बीच महेंद्र सिंह टिकैत ने बसपा और मायावती सरकार को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान किया था और 2012 के चुनाव हुए और जिसके अंदर बहुजन समाज पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। आपको बता दें दोस्तों कि इनके अलावा 2013 के अंदर भी कवाल कांड के बाद अखिलेश यादव को सत्ता से बाहर होना पड़ा। मुजफ्फरनगर जिले में कवाल कांड के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदोड़ में पंचायत बुलाई। हालांकि यह महापंचायत किसानों के मुद्दे पर नहीं बल्कि जाट समुदाय की बुलाई गई थी और पंचायत के अंदर तमाम बीजेपी और जाट समुदाय के नेता शामिल हुए थे और जिसके बाद जिले में हुए सांप्रदायिक दंगे ने भारतीय किसान यूनियन को व्यथित जरूर किया, लेकिन जाट और मुसलमानों के बीच गहरी खाई हो गई और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय के जन आक्रोश के चलते 2017 के अंदर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और 2017 में सत्ता के परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और इन सब इतिहास के बाद अब एक बार फिर से 2021 के अंदर किसान महापंचायत हुई है। अब देखना होगा कि महापंचायत 2022 के अंदर क्या गुल खिलाएगी। कृषि कानून के खिलाफ खड़े हुए किसान आंदोलन के 9 महीने के बाद मुजफ्फरनगर में लाखों की भीड़ जुटाकर किसानों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। किसान नेताओं ने यूपी में 2012 में चुनाव से ठीक पहले महापंचायत किया है जिसमें बड़ी संख्या में किसान एकजुट हुए और सूबे से योगी और केंद्र से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है और किसानों का उमड़ा सैलाब देखकर राकेश टिकैत ने पंचायत में ऐलान कर दिया कि जो सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी हम उसके खिलाफ काम करेंगे और ऐसी सरकार को हम कभी भी सत्ता के अंदर नहीं रहने देंगे।